औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानब से एक बार फिर खुश आमदीद। आज जुमेरात का दिन है, कल जुम्मा, और हमने कल सेलिब्रेट किया अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हर जगह पर आप गली में, हर कूचे में आपने देखा कि जिस तरीके से बच्चों ने मोहब्बत का इजहार किया नबी करीम आका दो जहाँ सरवत कायनात और आखिरी नबी कि जिनको ये शर्फ हासिल है कि जिनकी उम्मत 5 जिनकी निशानियाँ बताई गई उनके अलावा तमाम जो है वो अपनी सज़ाएँ काटते हुए जन्नत की तरफ दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि नबी करीम आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ए मेरे हबीब क्या मांगना चाहते हो मुझसे मांगो। तो आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने पूछा कि मैं कितनी दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ या हाजत मांग सकता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सदा आई कि 3 दफ़ा। चुनाचे जब आप सहाबियों के पास बैठे थे, मौजूद थे, तो आप से सहाबियों ने दरियाफ़्त किया कि आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने क्या मांगा। तो आपने कहा कि मैंने अपनी उम्मत की खैर मांगी। खैर, चुनाचे उम्मत के जितने भी असहाबी थे वो सारे आबीदा हो गए। उन्होंने कहा कि आपने हमारे लिए सोचा। फिर एक सहाबी ने कहा कि आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से आपने फिर क्या मांगा। आपने कहा कि मैंने फिर अपनी उम्मत की बख्शिश मांगी। जिस पर एक और सहाबी ने कहा कि हमें ये फ़ख्र है कि हम आपके उम्मती हैं। फिर एक सहाबी ने कहा कि आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पे मेरी जान कुर्बान कि आपने तीसरी क्या विश मांगी या आपने क्या ख्वाहिश का इजहार किया। तो आपने कहा कि मैंने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि रोज़े महशर जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा होंगी और गुनाह का पलड़ा वो भारी होगा नेकियों के ऊपर। तो उस वक्त तमाम उम्मतों के लोग यानी जितने भी नबियों के लोग हैं वो मेरी सिमत आएंगे और उस वक्त फिर मैं अल्लाह तबारक व तआला से सबके लिए इल्तिजा करूँगा कि मैं इनको लेकर जन्नत में दाखिल हो रहा हूँ। तो ये नबी करीम आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का महवर था, जिस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी बड़ा एक खूबसूरत अंदाज में जो अल्फाज को पिरोया कि तंगदस्ती में सखावत दिखाना, यानी पैसे नहीं हैं और फिर आप लोगों की मदद करते हैं या लोगों को आप पहचानते हैं कि इसकी तकलीफ़ ज़्यादा ज़रूरी है, अपने कम में से होते हुए किसी की मदद करना। गुस्से में सच तो हर कोई बोलता है, लेकिन गुस्से को पी जाना। और तीसरा, ताकत का होते हुए भी बेहतरीन अमल वो है कि आपने चुप हो जाना या अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए आपने उस बंदे को माफ़ कर देना। तो ये बेहतरीन अमल में से एक अमल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल। इसी के साथ हम बात करेंगे इस वक्त वेदर की। तो इस वक्त सूरत हाल है 29 डिग्री सेल्सियस, बारिश का नहीं बताऊँगा। इस वक्त 20% सेल्फरेशन बताई जा रही है, लेकिन लोग फिर मुझसे मैसेज करके पूछते हैं मैम भाई शावर लेकर नहीं खड़ा होता कि बाहर एरिया में शावर हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला के निज़ाम है। इसी के साथ 29 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा जुनूब से मशरिक़ की जानिब जा रही है और 65% इस वक्त हवा में नमी का तनासुब है। हम बात करेंगे कराची स्टॉक एक्सचेंज की, जहाँ पर इस वक्त इंडेक्स 1,22,515.125 पर मौजूद है। इस वक्त एक नॉर्मल अंदाज में मार्केट ने टर्नओवर लिया, यानी कल ऑफ के बाद एक टर्नओवर अच्छा आया, जिसमें 331 ऐसी कंपनीज है जो कि हाईली ट्रेड कर रही हैं, 103 ऐसी कंपनीज है जिसमें हम डिक्लाइन देख रहे हैं और 134 ऐसी कंपनीज है जिसके अंदर हम नॉन चेंज देख रहे हैं। तो ये वक्त कहा जा रहा है कि बेहतर है ट्रेड के लिए। हम बात करेंगे अगर ज़िंदगी में लोगों से मिलने की, और मिलने के बाद हम ज़िंदगी के डिफरेंट फ्लेवर्स डिस्कस करते हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। क्योंकि जब हम सुबह सुबह मेहमान बनकर आपके घर पर आते हैं और हम डिफरेंट फ्लेवर्स पर बात ना करें, तो आई गेस आप भी जो हैं वो हमें ना सुनना पसंद करेंगे ना जानना पसंद करेंगे। और मैं यहाँ पर अपने शान भाई का एक कारनामा आपको बताऊँगा कि वो कह रहे हैं आपके कान में आवाज़ क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ईयरफोन ही नहीं लगा हुआ। देखें ये हमारे शान भाई हैं, क्या ज़बरदस्त सी बात है। शान भाई क्लैपिंग होनी चाहिए इस बात पे। वो मुझे थोड़ी सी कड़कड़ की आवाज़ आई तो मैंने कहा कि बता देते हैं। तो ये अगर कोई ऐसा टावर बनवाता है तो भाई कभी भी घर मत खरीदिएगा, क्योंकि ये बेस बनाएंगे नहीं, वो बोलेंगे टावर खड़ा हो गया। तो मजाक की बात थी जनाब, ये मेरी टीम के वो सतून हैं कि जिनके बगैर मेरी टीम, ये मैं अधूरा हूँ बिल्कुल जी। इसी के साथ साथ टीम में कौन कौन है आपको बताएंगे। हमें ज्वाइन किया मेरी बहुत प्यारी बहन है, शेफ़ मुस्फिरा, बड़ा डिफरेंट नाम है, और जो कि ओनर है फीस फ्लेवर की। और क्या क्या करती हैं ज़िंदगी में, कैसे रंग घोलती हैं ज़िंदगी में, कैसे फ्लेवर्स घोलती हैं और क्यों ये शेफ़ बनी। बचपन में अच्छा खाना नहीं बनता था या बचपन में
कुछ चीज़ें होती है कि अंडे के अंदर चीज़ डालकर खानी है, तो अम्मी ने कहा नहीं अंडा ही खाना है क्योंकि दूसरे बच्चे भी हैं। तो क्यों आप इस तरफ आई हैं, आपसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आप शेफ़ हैं जी। तो आप गुस्से में तो नहीं पकाती कि गोश्त को देखते खुद पक जाता हो कि बाजी गुस्से में आज मैं खुद पक जाता हूँ, ऐसा नहीं, कभी? बहुत दिल से खाना बनाती हूँ। बहुत दिल से खाना बनाती हैं। अच्छा, हमने तो आप डॉक्टर भी इसलिए बैठाए हैं कि कोई मसला ना हो। डॉक्टर तारिक दवानी ओनली हैंडसम, और हमेशा जब भी हम बुलाते हैं आप आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपने इन्वाइट किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका होता है। जज़ाकल्लाह। और देखें आज क्या बात होती है। आज वो खाने से रिलेटेड ही करेंगे कुछ ना कुछ। और जी ऑडियोलॉजिस्ट हमारे साथ शाहिद अख्तर राजपूत साहब मौजूद हैं, जो कि शायद जितना मैं समझ पाया जो डिटेल्स को जो आला समात से यानी समात करने से महरूम होते हैं उन लोगों के लिए शायद काम कर रहे हैं या क्या चीज़ें करें, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल में बताता हूँ, लोग कहते हैं आप ही बता लें, मेहमान का फ़ायदा नहीं है फिर आने का, तो हम उन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। अच्छा, ये जो सुन नहीं सकते उन्हीं के लिए काम होता है या जी जी कुछ बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ थोड़ी बहुत तालीम? बिल्कुल। एक ऑडियोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी ये है कि वो समात का असेसमेंट करे और फिर उसकी मैनेजमेंट करे। ठीक है जी, हम आते हैं, पहले सुनेंगे तब पेट भरा हुआ होगा ना, फिर पहले पेट भर लेते हैं फिर बातें हैं इस तरफ। मुझे ये बताइएगा कि आप शेफ़ क्यों बनी? बस शुरू से खाना बनाने का शौक था। पहले तो होता है कि आपको टेस्ट आपका इनहेंस होना चाहिए ना, जाहिर सी बात है, खाना इंसान को जब भी पता लगेगा जब वो बनाएगा, ठीक है। तो आपका टेस्ट भी होना चाहिए कि आप खाना बना रहे हो तो उसका टेस्ट कैसा है। अच्छा, आप मैरिड हैं? नहीं, अनमैरिड। अच्छा, वो कुछ लोग कहते हैं ना कि बेटियों को अच्छा खाना सिखा दो कि कोई सुने ना सुने, मियाँ तो सुनेगा, लेकिन क्योंकि वो खाना अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हुआ हुआ है मेरा। नहीं, तो मतलब उनके लिए बनाएंगे ना जी, बिल्कुल। नेचुरली, तो वो खाने के चटोरे हैं, बहुत शौकीन है। बहुत शौकीन है। तो मतलब वो कौन से वाले के वो बिल्कुल आपको इस तरह शेरवानी में मिलेंगे और इतना तो मैं कर ही दूंगी, मेरा मसला नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हर चीज़ खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन खाने के शौकीन है। वो कहते लड़का बेचारा तो बातें भी खा लेता है, जब नहीं कुछ मिलता था तो घर वालों की बातें भी खा रहा था, बट लड़का बेचारा तो बहुत मासूम होता है। ये बताएं कि आप अच्छा क्या बनाती हैं? हर चीज़, मतलब एक स्पेशलिटी होती है, तो मेरी स्पेशलिटी इटालियन में है, चाइनीज़ में है। अच्छा, कि मैं चाइनीज़ और इटालियन जो है वो बहुत अच्छा बनाती तो हूँ। आप चाइनीज जब सर्व करती हो चाइनीज बोलती हैं, उर्दू ही बोल के कहती हैं खा नहीं लो? नहीं, उर्दू में ही बोलती हूँ। अच्छा, होता है ना कुछ लोगों का, मैंने देखा कि वो चाइनीज अच्छा खाना जो बनाते हैं वो और भी ओढ़ लेते हैं कि ये तो बोलना ही बोलना है। तो आपने कभी ट्राई किया वैसे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसके लिए सीखना पड़ेगी अच्छा, वैसे चाइनीज़। किसी को ना आते बीच में शुरू हो जाए, लोग बोलेंगे बड़ा पढ़ा लिखा बंदा, भाई चाइनीज भी आती है, किसी को क्या पता क्या बोल रहे हैं। सही बात है। तो ऐसा, तो अब मुझे ये बताएं कि देसी में आप नहीं बनाती वैसे? नहीं, पाए देसी- चाय कभी नहीं बनाया? हम हर चीज़ बनाते हैं, मतलब मेरा जो पेज है फीस्ट फ्लेवर, उसके अंदर हर टाइप के आइटम है, चाहे वो आपका चाइनीज़ हो, देसी हो, इटालियन हो, डेजर्ट हो या आपका फ्रोज़न आइटम्स हो। जबरदस्त। अब लेके कुछ नहीं है ना, कितनी बुरी बात है। देखिए कितने अफसोस के साथ हमें क्या, लेकिन फिर लड़का हूँ फिर सुनना पड़ेगा क्या कहते हैं। बेहतर एक आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि अब लोगों ने, क्योंकि कल अच्छा खासा लंगर तकसीम हुआ और हम लोगों ने देखा कि जगह जगह पर सबीलें लगाई गई, और मुझे वो बहुत डिफरेंट फ्लेवर्स को, अगर हम बात करते हैं कि डिफरेंट फ्लेवर्स के अंदर आपको ड्रिंक्स को सर्व किया गया, सॉफ्ट जूसेस को सर्व किया गया, सॉफ्ट ड्रिंक तो नहीं थी। तो अब जब फ्री में मिलता है ना, तो फिर सब कहते हैं इस पे भी मेरा हक है, इस पे भी मेरा हक है, और वो खाने पीने के बाद फिर मैदा अपसेट हो जाता है। तो उस जो अपसेट हुआ हुआ मैदा है उसको बेहतर करने का, क्योंकि अगर आपका पेट खराब हो चुका है और आप ऑफिस में बार बार वॉशरूम नहीं जा सकते, तो व्हाट टू डू दैट फास्टर कि आप बेहतर हो आपकी जाए? बात किसी हद तक दुरुस्त है। जब हमारी जो कौमी हैसियत है, हमें कहीं पे भी कोई चीज़ फ्री में मिल रही होती है तो हम टूट के पड़ जाते हैं। अब जूस देखें, जूस 1 या 2 मैक्सिमम 3 आप पी सकते हैं, चौथा पाँचवा पिएंगे तो अपने साथ जाती करेंगे। तो उसके नतीजे में फिर यही होता है कि या तो पेट खराब या वोमिटिंग या और बहुत सारे मसले मसाइल आ जाते हैं। तो एहतियात ये की जाए कि सबसे पहले तो इतना ज़्यादा फ्री में कम अज़ कम देते हुए ख्याल करना चाहिए कि एक बंदे को दोबारा ना दें। लेकिन हमारे यहाँ लोग फिर लूटते हैं, बढ़ता नहीं, लूटा जाता है। तो बुराई शुरू कर देते हैं, इसमें तो सभी में लूटा जाता है, फिर वो झोली भर भर के लेके जाते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, वैसे मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मुहर्रम अल हराम हो या रबीउल अव्वल हो, हमारे जितने भी प्यारे हैं, जितने भी जो है वो कहते हैं ना कि आपका मोहब्बत प्यार। अच्छा, ये चीज़ मैंने कराची में बहुत देखी। मैं एक दफ़ा कराची से बाहर, वो इत्तेफाक से रमज़ान में जाना पड़ गया। वो उस टाइम पे ये था कि मैंने 15 रोज़ा तरावी पढ़ाई थी, उन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं 4 दिन के लिए, तो मैं दूसरे दिन ही भागकर वापस आ गया कि कराची जैसा मज़ा नहीं है, ना ही वो रातों का मज़ा है, ना ही वो एहतमाम होता है। मतलब मैं बुरा नहीं कहता किसी को, लेकिन कराची में एक आपको ना रमज़ान करीम का चाँद नज़र आने की देर है, और उसके बाद जो रौनकें होती हैं, तो ये चीज़ें जो होती हैं तमाम बातें,
जो साथ साथ हमें मोहब्बत देखने को कराची को मिलती है, तो वो चीज़ होती है। हम टर्न होकर वापस आते हैं, आपसे बात करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि अगर कुछ लोग होते हैं बेचारे, वो जो सुन सुन के, अक्सर बहुओं का मैंने सुना कान से महरूम हो जाती है बेचारी ताने सुन सुन के, तो उनका भी इलाज करते हैं आप? आपने बहुत अच्छी बात की जी। देखिए, जहाँ तक ये बात है ये तो मजाक वाली है, लेकिन इसकी हकीकत ये है कि हमारे घर में जो बड़ी ख़वातीन होती हैं बड़ी उम्र की, उम्र की वजह से और उनको समात की प्रॉब्लम होती है, तो जब वो बहू उनसे बात करती है तो फिर गलत फहमियाँ डेवलप होती हैं और फिर घर में नाराज़गी और नाचाकी और साइकोलॉजिकल मसाइल जो है डेवलप होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम समात की बात करें तो जी बात ये कि हम अभी 14 अगस्त गुजरा है, कल 12 रबीउल अव्वल था, तो इन खुशी के मौके पे हम जिस तरह शोर मचाते हैं, चाहे वो बाजी की सूरत में हो, चाहे लाउड स्पीकर की सूरत में हो, तो वो हमारी समात को मुतासिर करता है। हाँ, वो तो कल भी मैंने बात की थी कि वो माइक पर बैठ के पढ़ते पढ़ते ये आवाज़ जो अजीबोगरीब निकाल रहे हो, तो मुझे तो उस पर भी हैरत होती है कि इससे कौन सा जज्बा बाहर आएगा। तो समात के हवाले से हमारे मुल्क में वो अवेयरनेस नहीं है जो होनी चाहिए। बात दरअसल ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पूरी दुनिया में सबसे पहले उसकी समात का टेस्ट होता है कि अगर वो बच्चा सुनेगा नहीं तो फिर बोलेगा भी नहीं। अच्छा, वैसे मैंने सुना बच्चा जब पैदा होता है उसको रज के मारते हैं, क्यों भाई? ये बस दुनिया में आते साथ ही मार खाता है? ऐसा नहीं है। बात ये कि बच्चा जब पैदा होता है तो जब वो रोता है तो उसके रोने से जो है जो ब्रेन में डेवलपमेंट की ज़रूरत है वो पूरी होती है। अच्छा, अगर कोई बच्चा नहीं रोता तो उसका डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स उसमें हो सकती है, तो इसलिए उसको रुलाने के लिए उसके लिए आप मारते हैं? और नहीं, हम नहीं मारते। नहीं, डॉक्टर्स जो हैं मतलब देखिए, आम तौर पे नॉर्मली बच्चा दुनिया में आने के बाद रोता है, इसलिए कि दुनिया सज़ा की जगह है, हम सज़ा के तौर पे यहाँ आए, ये कोई जज़ा की बात नहीं है। तो फिर और जब जा रहा होता है तो बाकी लोग रो रहे होते हैं। ऐसा ही है। तो हम बात करते हैं समात के हवाले से। तो जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसकी समात का टेस्ट बहुत ज़रूरी है, जो हमारे यहाँ शायद कम होता है। और उसमें रुलाने का एक मतलब ये भी होता है कि अगर बच्चा रोता है तो उसके बाद वो नॉर्मल बच्चों में तस्वर किया जाता है, अगर बच्चा नॉर्मली ख़ुद नहीं रोता तो उसको इनक्यूबेटर में या रखना पड़ता है या उसके फिर फर्दर टेस्ट करवाने पड़ते हैं। तो वहाँ से समात का टेस्ट शुरू होता है और फिर स्कूल गोइंग बच्चा होता है उसके टेस्ट होते हैं, फिर बच्चा बड़ा होता है तो उसके टेस्ट होने चाहिए। और जो बच्चे नहीं सुन रहे होते फिर उनका जो है बोलने में मसाइल होते हैं, पढ़ने में मसाइल होते हैं। अच्छा, गैरत का कोई टेस्ट होता है? आजकल बेगैरती बहुत ज़्यादा हो गई। विद सॉरी मैं ये बात ऑन एयर कहूँगा, गैरत का कोई टेस्ट है? जो कि प्रेम अस्पताल में 3 डॉक्टर्स ताला लगाकर नीचे चले गए और मुझे समझ नहीं आया कि नर्सरी को क्यों लगे, तो गैरत का कोई टेस्ट नया डेवलप हुआ? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं ये समझता हूँ कि हमारे हर शोबे में, चाहे कोई भी शोबा हो, साइकोलॉजिकल असेसमेंट होना चाहिए। जो लोग उस असेसमेंट पे पूरे उतरते हैं उनको भी पोस्ट दी जाए। नहीं, लालच ना आए ना। मुझे तो देखिए एक बात है कि अगर ये स्टूडियोज़ है, ये मेरा ओनरशिप नहीं है ना। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं मॉर्निंग शो करता हूँ, मैं चला जाता हूँ, मेरे जितने भी मेहमान आते हैं वो आते हैं और वो चले जाते हैं, तो कोई ओन नहीं करता है इसको, मालिक ही ओन करते हैं इसको। ठीक है, मालिक भी इसको ताला नहीं लगाते कि ज़ीशान कभी भी आ सकता है। और कोई जैसे सामने आप दूसरा सेट देख रहे हैं जो कि शाम की बैठक का है, तो वो किसी भी वक्त आ सकते हैं वो लोग। तो इस स्टूडियो को ताला नहीं लगता, जो कि एक पब्लिक प्लेस है। इसको अगर आप ताला भी लगा दें तो कोई हमने यहाँ सोना थोड़ी है। बच्चे अंदर इनक्यूबेटर्स में हैं तमाम, आप बाहर से ताला लगा के कैसे जा सकते हो? और फिर वो बच्चे के बाप ने, जिसको 4 साल बाद अल्लाह ताला ने बेटा दिया और 4 घंटे बाद वो झुलस के मर गया, उसके बाप ने वो वीडियो रिकॉर्ड करवाई कि मैंने पता नहीं किसी आले से दरवाजे का ताला तोड़ा, और उस वक्त जब हम चीख रहे थे तो कहते पुलिस डॉक्टर्स यूं कर रहे हैं कि मतलब प्रॉपर्टी उनको पता है कि अंदर क्या होने वाला है, वो प्रॉपर्ली उन्होंने या तो पैसा लिया है, क्या चीज़ है कुछ समझ नहीं आई। निशान ये कौमी अलमिया है। हम एज ए कौम किसी हद तक बेहस हो गए हैं, तो इस पर बड़ा काम करने की ज़रूरत है। और ये समझ लें कि एज ए कौम ही हम ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं, ऐसी खामियाँ हमें पैदा हो गई हैं कि जिसके लिए हमें हर लेवल से आवाज़ उठाने की, मस्जिद के मेंबर से लेके हुकूमत की सतह तक हर लेवल से हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हमारी ग्रूमिंग की ज़रूरत है और ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर शोबे में ज़िम्मेदारी का मुजाहरा। अच्छा, हम आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन इस बारे में मैं आपसे भी और आपसे भी डॉक्टर तारिक इसका जवाब लूँगा। एक ब्रेक का कहा जा रहा है कि सज़ा नहीं होती ना। देखिए बात तो मैं जितनी करता रहा हूँ, बच्चा
फजूल बदतमीज़ क्यों होता है जब कहते हैं ना इसके राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बच्चे को छोड़ दें। आप आज भी देखें कि आपके जो बचपन गुजरा, अब आप माशाल्लाह 30+ हैं, यू नॉट अंडर 30 और अबव देन 30, ठीक है। 30 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो आपकी अम्मी के या तो हाथ में डंडा होता था या आंखों में गुस्सा होता था कि बेटा ऐसी हरकत नहीं करनी है। अब तो मैं ज़्यादा ऊंचा कैसे बोलूं, और इतने बदतमीज़ बच्चे हैं आजकल के कि वो माँ बाप को ईजिली शट अप, विल यू प्लीज शट योर माउथ। तो अंग्रेजी बोल देना और उस पर खुश होना, तो ये भी एक सवालिया निशान है कि जब तक आप सज़ा नहीं देंगे चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। इस बारे में मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए द ग्लोबल मॉर्निंग। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ, जहाँ पर हम बातें कर रहे हैं दो मर्द हजरात से। हम आज गाड़ी बात करेंगे, यानी हम फैक्ट्स पर बात करेंगे। वहीं पर हम ये चाहेंगे कि आपको या तो हम खाने में क्या क्या बड़ा अच्छा बना सकते हो क्विक एंड फास्ट, और वो भी आपको बताएंगे। लेकिन खाने को जब आप लवाजमात पेश करने से पहले ख़वातीन को सजना संवरना बड़ा अच्छा लगता है, और बेहतरीन आपको कलेक्शन अगर मिले, रीज़नेबल रेट्स पर मिले, और बेहतरीन आपके अकॉर्डिंगली आपकी सोच को मैच करते हुए चीज़ों को जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर नाम आता है बीना राशिद यानी बीनास कलेक्शन का। वो आज हमारे साथ मौजूद है, उनकी ओनर, उनसे आपको मिलवाते हैं और उनसे जानते हैं क्या ट्रेंड्स इन हैं, क्या ट्रेंड्स आउट हैं, और ट्रेंड्स वो होते हैं जो फैशन में हो या ट्रेंड्स वो होते हैं जो आप पर सूट करें। इनसे आज जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी बिल्कुल ठीक। जज़ाकल्लाह। एक तो आपका आने का सुबह सुबह मुझे पता है वैसे मुश्किल होता है बड़ा आना, लेकिन ये है कि फिर भी आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। बीना, मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह 7 साल से आप काम कर रही हैं, कोविड में भी आपने काम किया लोगों के लिए। मुझे बताएं कि फ़ैशन बेसिकली वो होता है जो मार्केट में होता है, या फ़ैशन वो होता है जो आप पर सूट करे? नहीं, फैशन वो होता है जो आप पे सूट करे। ज़बरदस्त। तो आजकल देखिए ना, लॉन्ग भी चल रहा है, शॉर्ट भी चल रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि आप पे क्या सूट कर रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा, जो आपने फ्रॉक किसको बोलेंगे जो पहना हुआ है? जी, ये आजकल ये बड़ा मैंने ट्रेंड में देखा कि बहुत अच्छा भी लगता है कि आपको कवर भी रखता है और आपका एक एलिगेंट सी आपकी लुक में ग्रेस आता है। तो मुझे ये बताएं कि अब अगर जैसे कि हर किसी को बीना पहनने का शौक है, और मैं किसी को टाउंट नहीं करता यहाँ पर, लेकिन क्योंकि जो फेयर कलेक्शन पे होते हैं, जो अच्छे आपका कॉम्प्लेक्शन होता है, उनके ऊपर तो जो पहने वो सूट करते हैं। लेकिन जो हमारी बहनें बहुत डार्क कलर पर हैं, उनके लिए अगर आपसे कोई आती है या कोई फीमेल आपसे रब्ता करती है कि मेरा बहुत डार्क कलर है लेकिन मुझे भी हक है जीने का, तो आप उनको भी गाइड करती हैं कि ये कलर्स आप पर सूट करेंगे, आप ये पहने? नहीं, कुछ सिलेक्टेड से कलर्स होते हैं, लाइटर पे जाएं, वो डार्क पे बिल्कुल भी नहीं जाएं। ठीक है। और जिनकी हाइट कम होती है वो भी हम प्रेफर करते हैं कि थोड़ा लॉन्ग शर्ट पहने, उसमें आपकी हाइट और ज़्यादा बड़ी लगती है। और ये वाला पहने तो इतनी बड़ी भी हील पहन लें तो आप बड़े बड़े लगेंगे, वो वाली चीज़ें कि आप ये फ्रॉक पहन लें तो ज़बरदस्त हो जाता है। जो आजकल कॉर्ड सेट वेयर करती हैं गर्ल्स, तो जो लॉन्ग जिनकी हाइट ज़्यादा है वो पहनती हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे छोटी हाइट के पहनेंगे तो और छोटा लगेंगे। सही सही सही। ये आपको, अच्छा, आप जब आपके पास ब्राइडल भी है, आपके पास पार्टी वेयर भी है, अच्छा, क्योंकि आजकल जो मेन 8-10 लोग होते हैं ना, वो ब्राइड हो या ग्रूम हो, उनके साथ वो बहनें जो हैं या उनकी कज़न जो है वो बड़ी फैसिनेट कर रही होती है कि लोग उनको भी देख रहे होते हैं। हाँ, तो वो आके आपसे फिर पूछती है, तो आप ग्रूमिंग करती हैं कि अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप कोट शर्ट ना पहने, आप लॉन्ग शर्ट पहन लें या शॉर्ट शर्ट पहन लें आप पे, तो इस तरह बताती हैं आप? जी बिल्कुल बताती हूँ, कोई पूछता है तो बताते हैं। अब हर किसी की अपनी मर्जी है कि कौन क्या वेयर करना चाह रहा है। सही। ज़्यादा उस पर हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। नहीं, लेकिन एक होता है ना कि बीना को अपनी कलेक्शन से बड़ा प्यार है, तो ये आप कहते हैं कि साथ साथ जो वो जो है क्या कहते हैं कि आपको हम ये बोले ना कि आप ये कहते हैं कि नहीं मैं थोड़ा सा बता दूं कि मेरी कलेक्शन ख़राब ना हो, कभी ऐसा हुआ? जी जी बिल्कुल बताती हूँ मैं कि इसको इसके साथ वेयर करें। शर्ट्स भी होती हैं अलग से, ट्राउज़र भी होते हैं, उस पर भी मैं सजेस्ट करती हूँ ये इसके साथ पहने, और कलर कॉम्बिनेशन भी बताती हूँ कि ये इसके साथ अच्छा लगेगा। ठीक ठीक ठीक। तो कुछ लोग अपनी मर्जी करते हैं तो उसको तो हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, ऑर्डर है तो बना के दे दो।
दैट्स इट। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि आपने अब देखिए इसके साथ देखने वाले भी देख रहे होंगे, अच्छा मैं आप वो बोलेंगे खातून वाली नज़र रख के बैठा, लेकिन आपने जो गले में नेकलेस पहना है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैचिंग पे जा रहा है। अब कोई फीमेल अगर आपको देख रही है टीवी पर, या हमारी बहन कोई देख रही है, वो चाहती है कि नहीं बीनाज ने जो कलेक्शन पे अपना वो पहना हुआ है, ज्वेलरी पहनी है, हमें ऐसी ही ज्वेलरी आप अरेंज करवा कर दें, या हमें कोई ऐसी आप शॉप बता दें कि जहाँ से हम जाकर ईजीली बाय कर लें। जी बिल्कुल, मैं अरेंज करवा देती हूँ। ये मैंने इसलिए भी पहना कि ये मेरा जो ड्रेस था बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। तो एक मोतब सा लाइक होना चाहिए था कुछ, तो मैंने ये पहन लिया। नहीं, आप तो अच्छी लड़कियां आती हो, लड़के इतने किलो के साथ पहन के आए थे। उस दिन मैंने पूछा था, जी। मैं कहा बेटा भाई बाजी के लिए भी घर पे कुछ छोड़ा था, सारा पहन के आ गए हो। तो ये मसले मसाइल हो जाते हैं अक्सर, हम ये करते हाँ, हैं। बस। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब आपकी तरफ आते हैं हम, मुस्फिरा बड़ा मुश्किल, किसने नाम रखा था? सोच सोच के रखा था, ये जल्दी में रख दिया था, क्या था ये? कुछ थोड़ा सा मुझे इसकी भी हिस्ट्री बताएं। कुरान में आता है मुस्फिरातुन मुस्फिरा, बिल्कुल पाकीज़ा। ऐसा ही है, बिल्कुल, लेकिन सोचते कम लोग हैं ना। जी, बहुत यूनिक नाम है। लोगों को प्रोनाउंसिएशन में भी मसला होता है, नहीं होता प्रोनाउंस, कुछ मुस्फरा कर देंगे, कुछ अजीब ही कर देते हैं, तो ये वाली बात होती है। रखा मेरे वालिद साहब ने था नाम, ठीक है। वालिद साहब ने ही रखा था नाम। और ये है कि ये कुरान में भी आता है, लेकिन मसला ये है कि लोगों को प्रोनाउंसिएशन में मसला होता है, ठीक है। कि नहीं होता लोगों से प्रोनाउंस। और मुझे ये अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कि थोड़े से लड़कों वाले भी होते हैं, तो लड़की से पूछते कहते मेरे अब्बू ने नाम रखा था। कभी आपके साथ ऐसा होता है? नहीं, थोड़ा नहीं, सा ऐसा गाढ़ा कुछ भी नाम है, नहीं। गुस्से वाला लगता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि बहुत से लोग की मतलब प्रोनाउंसिएशन में मसला होता है, बाकी स्पेलिंग में भी मसला होता है। ठीक है। क्योंकि नाम वही हो ना, आप नाम प्रोनाउंस करते हो, तो उसमें भी कुछ लोग जिस तरह से प्रोनाउंस करेंगे ऐसी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। जैसे कि आप कुछ लोग मेरे नाम में वैसे ई लगाते हैं, लेकिन मेरे नाम में आई आता है, और हे भी आता है तो एच भी लगता है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ ए पे स्टॉप कर देते हैं, एच नहीं लगाते, तो मेरे नाम में पूरा एच लगता है। ठीक है, मतलब मैंने पूरा नाम आपका सही लिखा है, देखिए मैं कितना अच्छा बच्चा हूं। अच्छा मुझे बताइएगा कि अब अगर हम अगर कोई लड़की कुकिंग की तरफ आना चाहती है, तो बेसिक आप क्या कहती हैं कि अगर आपसे कोई सीखता है या कोई आपको फॉलो करता है, तो आप पहले कौन सा सालन कहती हैं कि ये बनाना सीख जाओ, खाना खुद ही आ जाएगा? खाना अगर बेसिकली अगर हम खाने की बात करें, खाना हर आसान है। सही। मैं किसी डिश को मुश्किल नहीं बोलूँगी, आपके इंटरेस्ट पे मतलब इंटरेस्ट पे बेस करता है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो वो कहते हैं शायद हमारी अम्माओं वाला जुमला कि जो है वो आप 2 मिनटों में खाना बना लोगे, सही। और आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप पूरा दिन भी लगा दोगे तो आपसे खाना नहीं बनेगा। सही। तो मुझे नहीं, तो आपने जो स्टार्ट लिया था वो किस हवाले से था? बेसिकली मेरी मदर जो हैं वो बहुत मतलब वो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, तो जस्ट हम समझे नॉर्मली हमने कोरोना में स्टार्ट किया था 2020 में, तो ठीक है। हम जस्ट ऐसी उस वक्त सिचुएशंस ऐसी चल रही थी, बहुत से लोग जॉबलेस हो गए थे, घर पे सब बैठे हुए थे, तो जस्ट हम ऐसी रैंडम टॉक कर रहे थे और हमने बोला कि कुछ करते हैं, तो क्यों ना हमारे हाथ में जायका है तो उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो उस तरीके से फिर हमने अपना घर से ही खाने का काम स्टार्ट किया। ठीक। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि आप जो हमारी बहनें चाहती हैं कि मैं अपने माँ बाप को, अपने मियाँ को सपोर्ट करूँ, क्योंकि आजकल तालीम इतनी महंगी कर दी गई है, छोटे से छोटा स्कूल भी, उसके लवाजमात इतने हैं कि मुझे नहीं याद पड़ता कि जब मैंने 2012 में मैट्रिक किया था उस वक्त सेंट पैट्रिक्स हाई के अंदर कोई भी ऐसे लवाजमात होते थे। अच्छा कलर डेज का क्या होता था, यहाँ पर ना ये चीज़ के ऊपर एक कलर लगा दिया जाता, दैट इज़ अ कलर डे। अब तो बच्चे को हर चीज़ को मैचिंग, जूते भी मैचिंग। तो अगर कोई चाहती है बहन कि मैं अपने बच्चे की जो फजूल के लवाजमात है, मैं अपने मियाँ पे बर्डन ना डालूं, क्योंकि 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं, मैं उसको पूरा करूं, तो वो भी घर से होम शेफ बनकर काम कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। अगर आप खाने में मतलब वही वाली बात, अगर खाने में इंटरेस्टेड हो, खाना अच्छा बना लेते, तो क्यों ना अपने स्किल्स का फ़ायदा उठाओ। ठीक है। अपने आप को ज़ाया करने वाली बात है कि आपको इतना अच्छा हुनर, ये खाना बनाना भी एक बहुत बड़ा हुनर है जो हर किसी में नहीं होता। ऐसा ही है। तो अगर आप उस हुनर का अपना फ़ायदा उठा सकते हो तो बिल्कुल उठाओ, और घर में बैठ के कोई काम करने में बुराई नहीं है। basically। जबरदस्त, ऐसा ही होता है। और हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, यानी हिम्मत औरता तो बिल्कुल। मदद खुदा भी होता है कि बिल्कुल आप ऐसी बात औरत भी घर पे देखें। और अगर आप होम शेफ हैं, घर से बैठकर पका रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है, सिर्फ बात हो जाती है और बात होने में कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आपका फेस टू फेस आप किसी से मिलती नहीं है, मिलते इंटरेक्शन नहीं होती है। कॉल पर बात आई जी, ऑर्डर हुआ, उसके बाद आपने राइडर को दिया, घर पे कोई भी जी। भाई है, देवर है, जो भी है, कोई भी ना कोई बंदा होता है, या फीमेल कोई ऐसी आपने काम पे रखी है कि जो ऑर्डर पे वो दे दें और वो लेकर आ जाए, तो आपका इंटरेक्शन भी कम रहता है।
जी जी, नहीं मैं असल में मैं डीलिंग खुद करती हूँ अपने कस्टमर्स को, हर चीज़ को। बस डिलीवरी ये होती है कि बाय बाइक है और या बाय ड्राइव के थ्रू हम लोग कराते हैं। बट ये है कि जो भी कस्टमर होते हैं, कस्टमर को डील करना हमारा फ़र्ज़ है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम इस फील्ड में आए हैं, प्रोफेशनल फील्ड में, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं तुम लड़के हो तो मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुम औरत हो मैं तुमसे बात करूँगा। तो ये कस्टमर डीलिंग नहीं होती। आपने हर लिहाज से, लेकिन आपको अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए कि आपने किस लिमिट से बात करनी है। जैसे कुछ कस्टमर्स होते हैं, आपकी एक तो लिमिटेड होती है ना, टाइमिंग्स भी लिमिटेड होती हैं कि हमने अपने इस आवर्स में हमारा किचन ओपन है। अब अगर एक्स्ट्रा आपके कस्टमर्स आपको वो करें तो थोड़ा सा लिमिट्स ये होती हैं कि आप उनको अवॉइड करो। आप उस ड्यूरेशन में उनको नहीं दो अगर आपका किचन क्लोज हो गया है तो। क्योंकि कुछ लड़के ऐसे होते हैं या कुछ भी होते हैं कि आपको रात में भी करेंगे मैसेजेस, कॉल्स भी करते हैं। मतलब हमें ये भी फेस करना पड़ता है, कॉल्स भी करेंगे। तो ये होता है कि आप इग्नोर करो और आप उनको अपना एक बता दो कि हमारे यही हैं वर्किंग आवर्स, हम इनमें काम करते हैं, उसके अलावा हम काम नहीं करते। अच्छा डॉक्टर, आपकी तरफ भी यही सवाल मैं लेकर आऊँगा कि जो प्रिम्स अस्पताल में हुआ, क्योंकि इस वाक़े को अगर हम बात नहीं करते तो रोज़े महशर हमसे भी पूछा जाएगा कि बात क्यों नहीं की थी। बात तो कर सकते थे ना, लड़ नहीं सकते थे। तो मुझे बताएंगे बीइंग अ डॉक्टर, अगर हम आपसे कोई बात पूछते हैं, जैसे कि हम सिरोसिस के बारे में बात करते हैं, एलर्जी के बारे में बात करते हैं, पैचेस के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर आपसे ही हम ये बात करेंगे कि डॉक्टर वहाँ पर होते हुए भी नीचे चली गई तीनों, और उसके बाद उन्होंने ताला लगा दिया और फिर वो उस पर कान नहीं धर रहे बात पे। तो मकसद तो कुछ और ही समझ आता है इसका। हाँ देखिए, टोटल मिसमैनेजमेंट है। और बेसी अगर फर्ज करें एक आईसीयू है किसी भी हॉस्पिटल का, उमूमन उसको ताले किसी भी सूरत में नहीं लगाए जाते हैं। अगर अब ये लगें तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ताले लगाने की वजूहत क्या थी। वहाँ पे कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं था, सिक्योरिटी आउटसोर्स थी। इमरजेंसी में सिक्योरिटी बराबर में दूसरे तीसरे वार्ड से मंगाई गई है, वहाँ सिक्योरिटी भी मौजूद नहीं थी। और जहाँ तक डेस्क का ताल्लुक है, बच्चे जो आईसीयू में होते हैं या इंक्यूबेटर में होते हैं, उनकी जिस हालत में ये सारा मंजरनामा पेश किया जा रहा है, उनको मरने में सिर्फ 2 या 3 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा। इनके पास इनको पता होना चाहिए कि हमारे पास रिएक्शन टाइम ऐसी कंडीशन में जो आईसीयू आग लगती है, रिएक्शन टाइम 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। सिर्फ एक बच्चा बचाया गया गालिबन जो शुरू में ही था, जिसका शुरू में इनक्यूबेटर था, सिर्फ उस बच्चे को सेव किया जा सका है। इसके अलावा कोई बच्चा वहाँ पर नहीं बचा है। अब वो कह रहे हैं कि जल गए, अमूमन देखें जलने वाली नौबत तो आनी ही नहीं थी, बच्चे पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है। तो मुझे बताएं कि 14 जो मासूम जाने गई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? बस जी देखें, इस पर हम यही कह सकते हैं कि हुकूमत और उसके बाद हॉस्पिटल इंतजामिया। हॉस्पिटल में कोई किसी किस्म का इमरजेंसी मैकेनिज्म मौजूद नहीं था, और मौजूद था तो वो एक्शन में क्यों नहीं आया। अच्छा, लेकिन ये बड़े फखर से कहा जा रहा है कि हमारे पास तो इमरजेंसी प्लान भी सब कुछ तैयार था, तो वो कहाँ था? कुछ नहीं था। देखें, यही तो इमरजेंसी थी। इससे बड़ी इमरजेंसी क्या हो सकती है कि आपके बच्चों के वार्ड में आग लग चुकी है, आपका इमरजेंसी सिस्टम क्या कर रहा है? किसी तरफ से कोई रेस्क्यू नहीं पहुंचा। 20 मिनट के बाद आग की गाड़ियां पहुंची हैं, जब तक सब कुछ तबाह हो चुका था। हाँ, वो तो वैसे भी रेस्क्यू वाली गाड़ियां तो देर से पहुंचती हैं। हाँ, तो वो तो अक्सर ये आप खबरों में पढ़ते हैं कि जब डकैती हो जाती है तो उसके बाद हमारी पुलिस भी आती है, आग लग के खत्म हो जाती है, लोग बुझाते, फिर वो कहते हैं वो फर्रा काटने आते हैं। हाँ, तो इसके अंदर देखें ना, कोई हॉस्पिटल का रेस्क्यू एंड इमरजेंसी सिस्टम मौजूद ही नहीं था सिरे से। मैं तो यही कहूँगा होगा, लेकिन मुझे इस सारी सूरत हाल में कहीं उसका कोई एक्शन नज़र नहीं आया। इसमें डायरेक्ट हमारे जो मिनिस्टर हेल्थ हैं उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना, बड़ी तो मैं कि बहुत बच्चों से लड़ाई की है। देखें, ये भी आवाम है, आवाम का दुख है। उस दुख में अगर आप आवाम की बात नहीं सुनेंगे तो ये ऊपर से मजीद ज्यादती नहीं। और दूसरी बात ये कि फिर बांग्लादेश का हाल हमारे सामने है। हाँ, ना, बिल्कुल। कि हसीना वाजिद पहले बंदों को जिंदा दरगोर करवा देती थी, कटवा देती थी, और आज वो उन्हीं के पीछे मीम बन गए, भाग मोटी भाग, छुपी है। तो वो नहीं, तो आपने मीम्स अगर देखे हो, सबने तो लिखा हुआ था जैसे वो भाग रही थी, भाग मोटी भाग, भाग मोटी भाग। अब उसका अब उन्होंने क्या मुतालबा किया कि हमारी इंडिया हम तब जाएंगे जब उस गैंडी को वहां पे भेजेंगे। विद सॉरी, ये वर्ड्स उनके मेरे नहीं है, लेकिन मसला ये कि आज उस हसीना वाजिद को कोई देखना भी पसंद नहीं करता। ऐसा ही है। और एक्ट के थ्रू उनके जो नौजवान नस्ल, उन्होंने कहा कि फांसी होगी और सरेआम फांसी होगी। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अगर ये चीज कराची में या हमारे पूरे पाकिस्तान में होगी, क्योंकि नौजवान अब थक चुका है। हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखें, इस बात को थोड़ा सा मैं एक वाक़े से जोड़ता हूँ। एक कुछ अरसे पहले एक शिप था, लग्जरी क्रूज़ था, ऑस्ट्रेलिया के साहिल से निकला, किसी और कंट्री में जा रहा था। उसका जो कैप्टन था वो शायद नशे में था किसी वजह से। उसने कोई एक आइलैंड आया तो उसने ऐसी मतलब शो मारने के लिए कह लें कि आउट ऑफ द वे जाके उस जजीरे को टच करने की कोशिश की, और जब वो उसने देखा कि शिप डूबने लगा तो उसने छलांग मार के भाग गया। वो जब वो छलांग मार के भागा, वो पकड़ा गया। बाद में उसको 17 साल की सज़ा दी गई कि आपने इस कंडीशन में क्यों लेकर आए और आपने इतने लोगों की जान से खेला कि लोग बच गए थे। अब इतने बड़े अस्पताल में इतना बड़ा सान्या हुआ है तो इसके कैप्टन को भी पकड़ा जाना चाहिए।
और उसको कैप्टन तो सजा मिल रूपोश हो गया होगा, वो तो गायब होगा, वो तो 3-4 साल बाद ही निकलेगा, ये तो कंफर्म्ड है। तो मुझे बिल्कुल ये ऐसे ही। बताएं कि अब जो है, अगर हम ये बात करते हैं कि क्योंकि आज वाकई में मेरे स्किन डिजीजेस पे भी काफ़ी सवाल है, मेरा दिल नहीं कर रहा इस पर बात करने का, तो मुझे ये बताएं कि अब हम इसका आउटकम क्या देख रहे हैं, क्योंकि मीर रजा केस में भी वो बेचारे रोज धरने पे बैठे हैं, उसका कोई आउटकम कोई नहीं आउटकम आ नहीं रहा, हो वो लोगों की तादाद बढ़ रही है और वो लोग वाकई में, अब मैंने ये देखा कि पहले तो वो 2-4 लोग थे, लेकिन अब लोग जैसे कि आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं, तो अब लोग हमदर्दी में जाकर बैठते कि आज ये था, कल मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा मियाँ, मेरा बाप, कोई भी हो सकता है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसी एक किसी वालदेन का एक इंटरव्यू चल रहा था इसी मीर हसन अली के, जहाँ पे इनका एहतजाज चल रहा, वहीं पे वो मौजूद थे। उनसे किसी ने पूछा आप क्यों आए, उन्होंने कहा मैं अपने लिए आया हूँ। बिल्कुल। उस शख्स ने सीधा जवाब दिया कि मैं अपने लिए आया हूँ, कल को यही चीज़ जो इनके साथ हुई मेरे साथ भी हो सकती है, तो हम सिर्फ इसलिए आए कि कल को ये वाक़या इनके साथ बजाय किसी दूसरे शख्स के साथ ना हो, सिर्फ एक ही वजह इस चीज़ की। तो मकसद ये कि हम इस वाक़े को, अगर पिम्स को देखते हैं और जो भी एक मशहूर इस्लामाबाद का हॉस्पिटल है पिम्स हॉस्पिटल, तो हम बेहिसी माने इसको या ईमान ख़त्म हो गया हम में से? नहीं जी, दोनों चीज़ें कह सकते हैं। बेहिसी तो इंतहा दर्जे की हो चुकी है। सबसे पहली तो ये चीज़ कि कहीं पे ऐसा सानिया होता है तो सबसे पहले हॉस्पिटल इंतज़ामिया उसकी ज़िम्मेदार होती है कि आग लगी है उसको बुझाने के, कह रहे हैं 6 सिलेंडर उन्होंने खाली दिखाए हैं कि ये देखें हमने 6 सिलेंडर खाली कर दिए। इट इज़ नॉट इनफ, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इतना बड़ा अस्पताल चला रहे हैं, वो एक आर्ग्यू कर रहे थे कि ये जी 10,000 लोगों के लिए बनाता तो 5 लाख लोग इसमें आते हैं, तो ये आर्ग्यू नहीं है। आप 5 लोगों को एंटरटेन ना करें, 10,000 को ही करें, लेकिन तरीके से तो करें। अब एक बात है कि देखा जाए तो हमारा अगर हमारी ट्रैफिक देखा जाए जिना हॉस्पिटल की इमरजेंसी की, तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं वहाँ पे, ओवरलोडेड है, ओवरलोडेड, एक्स्ट्रा ओवरलोड है। मतलब आपका जो एंट्रेंस वाला इलाका है वहाँ पर भी, और वाकई में मैं सैल्यूट करता हूँ जिना हॉस्पिटल के लोग, अक्सर बदतमीजी कर रहे होते हैं डॉक्टर से, तो भाई वो इंसान का बच्चा है, उसके भी 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, वो एक मरीज को देख रहे हैं, आप इसको छोड़ें। वो सही, एक दफ़ा तो मेरा भी जाना हुआ, तो कहते भाई इनको छोड़ दो, ये मर रहे हैं। आपके मरीज को क्या हुआ, उनका बीपी लो हो गया, उससे कहा बीपी लो है, कोई मसला नहीं है, आप उनको एक दवाई जो साशे में आती है वो घोल के पिलाएं, या वहां से जाए आप उनसे वो च्यूएबल टैबलेट ले लें, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ज्यादा। लेकिन मसला ये कि इस वक्त ये जिंदगी से ज्यादा मौत के मुंह में जा रहा है, तो मुझे इसको बचाना है, वो उसको पंप कर रहे थे। तो लोग इतना तंग करते हैं, तो फिर मेरे ये बेसिक एक किस्म में ना कि मी फर्स्ट भी आ जाता है बीच में। लेकिन अगर हम इस क्राइटेरिया को देखें कि ऐसे लोगों को डील करने के लिए इमरजेंसी है ही नहीं कि ब्लड प्रेशर लो या डॉक्टर साहब इसको देख लें, वो एक इमरजेंसी का मतलब होता है वाकई ही इमरजेंसी डील की जा रही होती है, तो हम वहाँ पे डॉक्टर मजबूर होते हैं कि किसी पेशेंट को छोड़ के दूसरे को नहीं देख सकते। ऐसे ही और नहीं, और वाकई में देखते हैं वो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मरीज बेहतर हो गया, और आपका तो खैर डॉक्टर आपका जाना, तो जो उनके असिस्टेंट जो नए हाउस जॉब वाले होते हैं वो बेचारे उनको पूरा केटर कर रहे होते हैं, भरा हुआ होता है हाउस। तो आप ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आप नेफ्रोलॉजिस्ट हो, आपका पर्मनोलॉजिस्ट हो, आपका हार्ट का डॉक्टर हो, जिना की इमरजेंसी में आपको हर डॉक्टर मिलता है। बिल्कुल ऐसा ये चीज तो वाहिद मैंने हॉस्पिटल है जहाँ पे हर वो चीज़ वाहिद हॉस्पिटल है जिसपे, और वाकई में वो फिर टेस्ट करवाने के लिए बोलते और करके, और काफ़ी दफ़ा मैंने देखा कि किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो वेरी अर्जेंट उनको कहते हैं कि रिजल्ट्स दे, तो वो दिल मिल रहे होते हैं। लेकिन फिर थोड़ा सा अगर वो बेचारा डॉक्टर गुस्सा कर देता तो हम आके इतने बड़े बड़े कसीदे पढ़ते हैं उनके लिए, तो ये भी चीज़ बड़ी बुरी है। आपकी तरफ आते हैं सर, मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई सुनने से महरूम है तो हमारे यहाँ पर ये होता है कि उस बंदे को दुनिया से ही इलादा कर देते हैं और उसको बार बार लोगों को बताते हैं सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो ये करते तो उसको एहसास कमतरी की तरफ हम लेकर जाते हैं। तो उसको ओवरकम करने का बेहतरीन तरीका क्या है? अच्छा देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो वो होते हैं जो कम सुनते हैं, एक वो होते हैं जो बिल्कुल नहीं सुनते हैं। ठीक है। जो कम सुनते हैं उनका असेसमेंट करने के बाद उनको हेयरिंग एड लगा दिया जाता है, ठीक है, या उनको कॉकल इम्प्लांट कर दिया जाता है, उसके बाद वो हमारी और आपकी तरह सुनने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है। और वो लाइफ में वापस आ जाते हैं। अब जो लोग बिल्कुल नहीं सुन रहे होते, अगर उनकी उम्र 6 साल के अंदर है तो उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक हेयरिंग एड या कॉकल इम्प्लांट करके उनकी स्पीच थेरेपी करवाई जाए तो फिर उनमें भी बेहतर होने के चांसेस हैं। ठीक है। अब हम आ जाएं बड़े अफराद की तरफ जो बिल्कुल नहीं सुन रहे। जो बिल्कुल नहीं सुन रहे होते तो उनके लिए साइन लैंग्वेज या उनकी अपनी एक कम्युनिटी बनी हुई जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। जिनके साथ वो बिज़नेस भी करते हैं, काम भी करते हैं और सबके साथ रह रहे होते हैं, तो उनमें फिर वो इस चीज़ के आदी हो जाते हैं, उनको साइन लैंग्वेज सिखा दी जाती है। लेकिन उनमें भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ सेविंग के लिए हेयरिंग एड लगाना ज़रूरी है, जिसके लोगों को अवेयरनेस नहीं है। ओके। देखिए, हम और आप सब गाड़ी ड्राइव करते हैं
हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, हॉर्न देते हैं, हम समझते हैं जब हमारी गाड़ी करीब जाएगी तो ये हट जाएंगे, हम गाड़ी का ब्रेक नहीं लगाते। यहाँ भी हमारी बेहसी ऐसे ही है। और उसके बाद क्योंकि वो सुन नहीं रहे होते तो हमारी गाड़ी से वो हिट हो जाते हैं। हमारे मिजाज नहीं है कि कोई रोड पे आ जाए तो हम उसके लिए गाड़ी स्लो कर लें। ऐसे ही है। फिर उन लोगों को अगर हेयरिंग एड लगा दिया जाए तो लाइफ सेविंग इस तरह हो सकती है उनकी कि जैसे ही हॉर्न की आवाज़ जाएगी वो आवाज़ उनको पहुंचेगी तो वो अटेंशन देंगे और आगे पीछे देखेंगे और वो एक तरफ हो जाएंगे। इसी तरह जैसे भी आग का वाक़या हुआ, अगर कहीं आग लगती है और कोई डेफ बिल्कुल है, उसने डिवाइस नहीं लगा रखी और लोग शोर मचाते हैं, उसको शोर की आवाज़ नहीं जाएगी, वो वहाँ मौजूद रहेंगे और फिर उनको नुकसान होने का ख़तरा है। लेकिन अगर उनको डिवाइस लगी होगी तो शोर की आवाज़ से वो तवज्जो देंगे और लाइफ सेविंग हो जाएगी। तो इस बात की लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि जो बिल्कुल नहीं सुन रहे होते हैं, बहुत कम सुन रहे होते हैं, तो उनको लोग फिर आला नहीं लगाते कि इसको आले की ज़रूरत नहीं है, तो उनको भी आले की ज़रूरत है लाइफ सेविंग के लिए। लेकिन ये है कि हर 6 माह बाद जो लोग ऐसी जॉब करते हैं या शोर होता है, जैसे ट्रैफिक पुलिस है, ASF का है, ऐसी कंपनीज या शोर ज़्यादा होता है, तो उनको जो है 6 माह बाद अपनी समात का टेस्ट करवाना चाहिए। और स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उनको साल में 1 दफ़ा कम से कम करवाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसका देखिए मैं ये कहता हूँ कि मैं बिल्कुल सवाल करता हूँ, मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा, मुझे नहीं समझ आ रहा कि जैसे फ़र्ज़ करें अक्सर ये होता है कि हर कोई टेस्ट करवाना चाहता है और एक चीज़ हम ये कहते हैं, ठीक है जी मैंने अब समझ में आया, तो मुझे ये बताइएगा कि अब हमारे यहाँ पे ना कि हर कोई कहता है आपको रेगुलर रूटीन में टेस्ट करवाने चाहिए, 6 महीने बाद अपना रूटीन चेकअप करवाना चाहिए, लेकिन अब टेस्ट ही इतने महंगे हो गए हैं कि हर कोई कहता है कि भाई मैं बिजली का बिल दे दूं, गैस का बिल दे दूं, टेस्ट देखा जाएगा। फिर वो वाकई में कि वो 1000 रुपये की जगह 1 लाख रुपए लग रहा होता है और क्योंकि वो मजबूरी है तो आपको लगाना पड़ता है। तो कोई ऐसे इदारे हैं जहाँ पर ये टेस्ट या ये आले जो समात का टेस्ट है ये फ्री हो या बिल्कुल मिनिमल चार्जेस में हो रहा हो? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए हमारी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहाँ ये टेस्ट फ्री होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुख्तलिफ इदारे हैं जो फ्री कैंप लगा रहे होते हैं। हमने एक गोल्डन क्लिनिक की ओपनिंग की थी पाकिस्तान के मशहूर डॉक्टर हैं डॉक्टर इकबाल आफरीदी के साथ मिलके डिफेंस में, और हमने चाहा कि संडे के संडे लोग अपने वालिदैन को ले आएँ जिनके नफसियाती मसाइल हो, जिनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत हो, जिनकी हेयरिंग असेसमेंट की ज़रूरत है। तो आप यकीन जानिए बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करने के बाद भी लोग अपने वालिदैन को लेकर नहीं आ सके। ऐसे ही है। तो जब तक लोग तवज्जो नहीं देंगे, देखिए आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं और कहते हैं जी मेरे पास कम पैसे हैं या बिल्कुल पैसे नहीं हैं, तो मैंने आज तक किसी कंसल्टेंट को ऐसा नहीं देखा कि उसने पेशेंट वापस कर दिया हो। नहीं, बाहर वाली बच्ची बाजी माफ कर देगा भाई, कार्ड तार पेपर बनेगा तो आपको अंदर जाने देंगे वरना नहीं जाते, वो बाजी रखी होती है उन्होंने। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैसेज ऐसा पहुंचता है उन तक, मुझ तक अगर पेशेंट आता है या हमसे कोई पेशेंट ने आज तक कोई रिक्वेस्ट की है, अच्छे कम है ना। मैं ये तो मैंने आंखों देखा है कि वो बंदा कैंसर पेशेंट था, माउथ कैंसर, देखें खुद गुटखा खाने से उसको हुआ, मैं उसकी भी साइड नहीं ले रहा, लेकिन उन्होंने जो बार बाजी रखी थी पेमेंट होगी तो सर से बात होगी, वरना वो बेचारा खड़ा रहा, उन्होंने सर को पीछे वाले रास्ते से निकाल दिया। दिशान बिल्कुल ऐसे वाक़या देखिए, हम जिस माशरे में रह रहे हैं हर तरह के लोग मिलेंगे आपको, लेकिन ऐसे इदारे ऐसे लोग हैं जो ये काम करें। अभी हमारा 5 तारीख को कैंप है मीरपुर ख़ास, हमारी यहाँ से टीम मीरपुर ख़ास जा रही है जहाँ ज़रूरतमंदों को फ्री हेयरिंग एड भी प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान में कॉकल इम्प्लांट जो 40 लाख की डिवाइस है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में फ्री हो रही है। अच्छा, मैं आपसे चाहूँगा कि हम एक शो आपके साथ ऑर्गेनाइज करें, हम इसको लाइव करके देखें, कुछ लोगों को हम बुलवाएं जिनको आप आला समात फ्री जैसे देते हैं, आप उनको दें, ज़्यादा नहीं 5 को, ताकि लोगों में अवेयरनेस तो आए कि हम कैसे कर सकते हैं। निशान हम 10 अफराद को जो ज़कात के मुस्तहिक हैं और सीनियर सिटीजन हो, हम उन्हें 10 अफराद को 10 क्या 20 को दे सकते हैं। आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एक शो ऑर्गेनाइज करवाता हूँ जिसमें वो लोग आए जो कि वाकई में सुनना चाहते हैं, दुनिया में आना चाहते हैं। क्योंकि मसला ये होता है कि मैं भाई आपको इसलिए डॉक्टर कहूँ, लेकिन भाई ज़रूरी इसलिए आजकल ना वालिदैन की कदर नहीं है। जब से मैं ओल्ड एज होम से होके आया हूँ ना, तब से वाकई में दिल बड़ा अजीब सा रहता है कि माँ बाप को वाकई में सुनना चाहिए, वो अपने लिए खुद काम करे। अच्छा जी, एक मेरी बहन है, मतलब मेरी रिश्तेदार है, उनका बेटा कुछ अल्फाज सुनता है और कुछ नहीं सुनता, कुछ का आंसर वो सही करता है और कुछ के आंसर वो नहीं करते हुए परेशान हो जाता है। उसको क्या थेरेपी हो सकती है? मतलब वो शी इज नॉट अफोर्डेबल। सबसे पहले तो उनका हेयरिंग असेसमेंट होगा
उस रिपोर्ट की रोशनी में सारा, अगर वो कुछ अल्फाज सुनते हैं और कुछ नहीं सुनते, उनको डिवाइस लगेगी, वो सुनने लगेंगे। सही। लेकिन हमने जो यहाँ आपसे वादा किया है, सीनियर सिटीजन हो, ज़कात के मुस्तहिक हो, हम 20 अफराद आप जमा कर लें, हम 20 को डिवाइस लगाएंगे। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोटरी क्लब के साथ मिलकर, मेरा क्लब जो है अभी एक वैन डिज़ाइन कर रहा है जो सिंध और बलूचिस्तान में, वहाँ जाके लोगों को फ्री सर्विसेज दिया करेगी। मैं ये कहूँगा नहीं, मैं कुछ बच्चे भी, मतलब मैं 10 कैटेगरी सीनियर, 20 अगर आप बोल रहे हैं, ठीक है, 5 वो नौजवान जो कि काम करना चाहते थे और नॉट अफोर्डेबल, ठीक है, और 5 बच्चे ऐसे जिनकी वालिद या वालदा का, वालिद तो खैर दूसरी कर लेते हैं, वालदा बेचारी बैठ जाती हैं, उनका वही एक आसरा है। तो हम 5 बच्चे ऐसे करके, तो इसकी एक वजूहत है, हम कोशिश करेंगे जो सीनियर सिटीजन है उनको जो डिवाइस लगती है वो कम कॉस्ट की होती है, ठीक है, क्योंकि एक डिवाइस 1 लाख की भी होती है, ठीक है, तो जो कम कॉस्ट वाले डिवाइस हैं वो हम 20 अफराद को, सीनियर सिटीजन को दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बाकी जो बच्चे होते हैं उनको जो डिवाइस लगती है वो थोड़ी कॉस्टली होती है। यंग जो होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि ऐसी डिवाइस लगे जो इनविजिबल हो, नजर ना आए। नहीं ये बेचारे मेरे वाले बेचारे कहते हैं विजिबल का इतना बड़ा लगा दे, मैं सुन लूँ बस, फिर ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है। ठीक है। मकसद देखिए, एक बात याद रखिएगा कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ, ठीक है, मैं EML स्टेज 3 से इस वक्त लड़ रहा हूँ, तो मेरे लिए ऑन एयर बोलना, लोग मुझे कहते हैं ना कि भाई, मैंने कहा एक बंदा, आपका कैसे हम जज करें, कि मैंने कहा भाई मैं ऑन एयर बैठकर बोलता हूँ कि मैं EML स्टेज 3 ब्लड कैंसर का मरीज़ हूँ, O नेगेटिव स्क्रीन में मेरा ब्लड ग्रुप है, तो मैं तो लोगों में बैठ के बात कर रहा हूँ ना, ठीक है, और अपने आप को नुमाया करना, क्योंकि आप अफोर्डेबल नहीं होते तो आप नुमाया कर रहे होते। तो ऐसे लोग जो वाकई में ज़रूरतमंद होते हैं और चाहते हैं कि हमारी आसानी हो जाए, तो वो फिर इन चीज़ों पर नहीं जाते कि इनविजिबल और विजिबल, वो कोई भी हो प्रॉब्लम। क्योंकि अब ये जो बच्चा है हमारी बहन का, इनके दूसरा बच्चा, उसको जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो बाय बर्थ उसको ज़रा सा यूँ कर हड्डी टूट जाती है उसकी, तो वो माँ, सिर्फ माँ ही माँ है, उनके अब्बू भी हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन वो बस अब्बू ही हैं, और कोई बात नहीं, उस बच्चे के लिए हम कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा 5 तारीख को हमारा मीरपुर खास में कैंप है, वहाँ जो लोग आपको देख रहे हो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। 13 तारीख को हमारा यहीं नर्सरी के पास NHS में कैंप है। आपने एक काम करना है कि वो जो कैंप है उसकी मुझे वीडियो सेंड करनी है, देन आई विल प्ले ऑन माय मॉर्निंग शो, ये आपकी जिम्मेदारी है, और ये फिर हम मिलके कोलैबोरेट करते हैं उस पर और काम करते हैं इसको, क्योंकि करना ज़रूरी है। और मॉर्निंग शो एंटरटेनमेंट तो हर कोई कराता है, मैं डांस गाने नहीं करवाता, क्योंकि मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ, तो वो चीज़ें बड़ी बुरी लगती हैं। आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि आपने कभी ऐसा हुआ कि मैंने पुराने दौर का सुना, जो हमारी बड़ी वो जो खातून है, यानी जो दादी की भी दादी होंगी, वो जो ट्रेंड था उसमें वो पहनती थी वो दो, क्या कहते हैं वो, गरारे का ट्रेंड दोबारा वापस आ रहा है कि फीमेल जो अम्मियाँ हैं, जो बड़ी फुप्पियाँ खालाएँ हैं, वो दोबारा गरारे की तरफ जा रही हैं मेहंदी वाले टाइम पर। तो आपके पास ऐसे ऑर्डर्स आते हैं? जी, गरारा का कभी ख़त्म ही नहीं हुआ, ये तो चलता रहता है, एवरग्रीन है, और बड़ी एज की औरतें बड़े शौक से पहनती हैं। और वाइट में, चिकनकारी में तो मेरे पास कभी भी ख़त्म नहीं हुआ, चलता रहता है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा भी लगता है जब वेयर करती हैं। लाइक मिलाद हो गया, और रमज़ान में लोग पहनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मैं ख़ुद पहनती हूँ। जी जी, ऐसे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सवाल ये है कि जो ये क्या बोला आपने, वर्ड क्या था? गरारा। गरारा जो है, इसको मैंने देखा कि जो पहले का ट्रेंड था उसमें इतनी लंबी शर्ट थी जो घुटनों तक आती थी, ठीक है। अब जो वेस्ट के ऊपर वो तो थोड़ा सा ना वो अजीब सा ही लुक आ रहा था उसका, तो इसकी खूबसूरती शॉर्ट शर्ट में या लॉन्ग शर्ट में? नहीं, शॉर्ट भी इतनी पहने कि आपकी वो जो चुन है ना गरारे की, नीज पे होती, वो नज़र आनी चाहिए। तो वो डिपेंड करता है अब किसको कैसा पहनना है, हम किसी के ऊपर बॉदर तो नहीं कर सकते कि आप शॉर्ट नहीं पहन सकते, हाँ ना, किसी को भी फोर्स नहीं आप कर सकते। मैं आपसे ये पूछूंगा कि पहले लोग जो थे, फिर ब्रेक की तरफ जाएंगे, और डॉक्टर तारिक को आपने जाना तो आपसे हम लास्ट मैसेज लेते हुए ब्रेक पे जाएंगे। बिना, पहले लोग होते थे कहते थे कि आप हमें अच्छा बताएं, अब वो कहते हैं हम पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारी मर्जी। तो फिर वो वाली बात है कि बीना कहती है मैं बना के दे दूंगी, जो अच्छा लगे वो आपकी मर्जी। ऐसे ही है बीना, हम आपसे बीना बात करेंगे। डॉक्टर तारिक, जाते जाते क्या आप पैगाम? जी देखें, सबसे पहले इसी साने पे बात करने को दिल कर रहा है, बहुत लोगों के दिल गमज़दा हैं, पूरी कौम गमज़दा है कि ये बहुत बुरा सानिया हुआ है। हर बंदा, मैं तो कहता हूँ यूनिवर्सल कौम हमें माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारी कोताहियाँ अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, और पूरी कौम में जो उसके ज़िम्मेदार हैं उनको कटहरे में लाया जाए। ये पहले डॉक्टर आप हैं जो इस तरह बोलते हैं, वरना मैंने एक और डॉक्टर का भी बयान सुना कि हो गया तो हो गया, मूव ऑन। नहीं, ये नहीं, गंदी बात है ना, ये चीज़ हमें माफ़ी मांगनी अल्लाह से कि हमारे ही किए की सज़ा आ रही सामने। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक कि आप सुबह सुबह आते हैं, द एवर वे, आप जब भी आपको बोले आप आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए जीते रहिए और हमारे मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं।
थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और एक ब्रेक के अंदर, क्योंकि रिफ्रेशमेंट ज़रूरी है, ग्लोबल वन टीम की हो या हमारे वीनस एचडी की हो, तो हमारे जो मैनेजमेंट के लोग वो कहते हैं कि एंटरटेनमेंट वो होती है कि जो कराची वाल हम चाय ज़रूर पीते, तो आप भी पीजिए ज़बरदस्ती चाय, लेकिन चीनी कम, क्योंकि जितना चीनी ज़्यादा होगी उतना आप ओबेसिटी की तरफ जाएंगे। एक ब्रेक देखते रहिए द ग्लोबल मॉर्निंग। बैक और इसी के साथ एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और हमें ज्वाइन किया राइटर बिनते महबूब ने। आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? अच्छा, मैं महबूब साहब का नाम भूल गया था, तो वो मैं इसलिए कंफर्म कर रहा था। बिनते तो मुझे याद था, तो मैं कंफर्म करके नाम बोलता हूँ। बुढ़ापा आ गया तो चीज़ें मैं भूल जाता हूँ। अच्छा जी, हम बात करते हैं अपनी बहन से। आप मुझे ये बताइएगा कि आपको गुस्सा आता है तो फिर क्या करती हैं? उस दिन चिली चिकन बनाती हैं, ये क्या करती है? मतलब कैसे आपके घर वालों को या आपके वो जो बेटर वाले हाफ है उनको पता लगता है कि आज तो मुसफिरा जो है मुसफिरा जो है वो गुस्से में है? मैं अपना खाने पे नहीं उतारती, बंदे पे उतारती हैं? नहीं, बंदे पे भी नहीं उतारती। पी लेती हूँ, कभी होता है, इंसान के टेंट्रम्स होते हैं, लेकिन बस ये खाने पे मेरा कभी वो नहीं, नहीं कभी हुआ। वाला जो होता है वो बहुत शदीद होता है, वो अगले 6 महीने तक याद रहता है। तो क्या करती हैं आप ऐसा? कुछ नहीं करती हूँ, जिसका खुमार होता है उसको उतारती हूँ। क्या करती हैं? मतलब अब आपका बेचारा बंदा है, वो बोले बेगम मुझे खाना खाना, आपको गुस्सा, आपने कहा चले मियाँ छत पे चलते, आपको ऐसा खाना खिलाऊंगे अगले 6 महीने याद रखें। कभी धक्का दिया, कुछ ऐसा सोच? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। गुस्से मैं में कोई क्या? इतनी हाइपर टेंस नहीं हूँ कि बहुत हाइपर हूँ, नहीं। गुस्सा आता है, मैं वो वाली नहीं हूँ कि निकाल लूँ गुस्सा, मैं अपने ऊपर मतलब पी लेती हूँ, या तो जो होता है ना एक इंसान के अंदर ही कुड़ता रहता है, वो वाला सीन है, उतारने वाला ये सीन। गुस्सा निकाले हाँ। भी ज्यादा नहीं, लेकिन ये है कि आपको इतना होना चाहिए कि अपने आप को एक्सप्रेस जरूर करें। बिल्कुल। तो एक्सप्रेस के लिए मतलब कोई ऐसा आपको ट्रेंड आपको फील होता है कि नहीं, क्योंकि आपके बेटर वाले हाफ बैंकर हैं, आप जो हैं वो हैं शेफ हैं, तो कॉम्बिनेशन काफ़ी डिफरेंट है। तो बिल्कुल। किस तरह? क्योंकि वो बेचारा, तो मैं ये बोलूँगा कि उनको सुनने की आदत होती है, मतलब वो यस आपने सही कहा, बैंक गलत, पैसा गलत, ये अदारा ही गलत, आप सही। तो बेचारे तो ऐसे होते, तो सही आपने जगह वैसे छक्का सही लग रहा होगा। तो मुझे ये बताएं कि आप जो हैं वो अपनी मनवाने के लिए क्या करती हैं? वो सुन ही नहीं रहे हमें, मैं और आप बात करें, कोई भी नहीं सुन रहा। ये बता दें मुझे, पर्सनल में बताएं आप कि आप अपनी कोई बात मनवानी होती किसी से भी, ज़्यादा डीप में नहीं जाते, मुझे जोड़ा चाहिए और नहीं मिल रहा, अब्बू से, अम्मी से, बहन से, भाई से या अपने बेटर वाले हाफ से, अगर मनवाना है तो फिर क्या करेंगी आप? नहीं, ऐसा जैसा कभी हुआ नहीं है, और अगर कभी होगा भी तो कहते हैं ना इंसान पेट से दिल जीतता है, तो बस कुछ अच्छा सा उनके मतलब का या उस तरीके जो उनका मूड चाह रहा है उस तरीके का बना के खिला दिया। अच्छा, जब भी भाई आपको अच्छा खिलाने को मिले, बोले मेरा पेट खराब हो गया, उफ, तो आज ऐसा क्या था, तो इस तरह आपका खर्चा बच जाएगा। तो मुझे एक और बात, उनकी एक अच्छी बात और एक बुरी बात, ठीक है, इसलिए मैं पूछूं कि अभी आप अपने अम्मी अब्बू के घर पर जो जाने के बाद फिर बुरी बातें बुरी लगती हैं, तो मुझे बताएं कि 2 ऐसी बातें जो एक बहुत अच्छी है, वो तो आपको ये अभी होगा कि वो मेरी ज़िंदगी में ये वाली नहीं, प्रैक्टिकल वाली अच्छी बात कि उनकी बहुत अच्छी है, और एक बहुत बुरी बात जिससे आप बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती हैं कि ये ख़त्म हो जानी चाहिए इस बंदे में से। अच्छी बात यह है कि जैसे कि अब मेरी ये फील्ड है, मतलब ऐसे मेरी ये फील्ड नहीं थी, बट ये कि मैं घर से करती थी, तो समझे कि कोई 1 हफ्ते पहले मुझे एज अ ऑफ़र हुई कि जस्ट सिंपल आपको कंपटीशन में जाना है। तो जब मैंने उनको इन्फॉर्म किया तो ही वाज लाइक कि जाओ, बिल्कुल जाओ, जाना चाहिए। तो मतलब रोक टोक वाले नहीं है कि मैं ये बोलूँ, रोक टोक वाले नहीं, ये चीज़ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, मुझे नहीं पता उनका नेचर क्या है, लेकिन कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो या तो भरोसा करते हैं या वो नहीं करते, बीच वाला कोई सीन नहीं होता। वो जैसे इंडिया के ड्रामों में होता है, अभी पहले बीवी पे एतबार नहीं, फिर उसके बाद उसी के दिए जला रहे होते हैं, वो काम खराब है। तो या तो एतबार होता है या नहीं होता, 2 चीज़ें होती हैं। मुझे तो ये समझ नहीं थी, आज एतबार नहीं था, कल हो गया, तो ये चीज़। और सेकंड, जो बुरी आदत आपको बुरी लगती हो कि ये बहुत बुरी आदत है, ऐसे बुरी आदत मुझे नहीं लगती कि मैं ऑन एयर बात कर रही हूँ ये, लेकिन फिर बता नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो है बहुत नहीं। अच्छा। कभी कभार एक होता है कि जैसे मिस मैनेजमेंट लड़कों में बड़ी होती है कि आप जो है वो गंदा तौलिया, गीला तौलिया बेड पे फेंक के अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। मतलब उनका होता है ना कि मुझे मेरी शर्ट नहीं मिल रही है, या कुछ होता है कि बंदे को तो नहीं, बस मेरा ये होता है कि जब एक चीज़ डिसाइड है कि इस लोकेशन पे जाना है, तो
वो चीज़ पहले से हो जाए ना डिसाइड ऑन टाइम क्या चीज़ होती है, ठीक है। कि उसमें फिर वो मिसमैनेजमेंट भी हो जाती है, पर उसमें आप जो चाह रहे होते हो वो भी नहीं हो पाता। नहीं, असल में आपका ये कि आप लोग कुकर की भी 3 सीटियां लेते हैं ना, उससे ज़्यादा गोश्त ज़्यादा गल जाएगा, तो आप लोग बड़े मैनेजमेंट वाले होते हैं। आपकी तरफ आते हैं, मुझे बताइएगा बिनते महबूब राइटर हैं आप, और क्योंकि उस दिन हमारी बात थोड़ी सी कम हुई थी, मुझे बताइएगा दोबारा से आपको मैं जानना चाहूँगा कि किस पैरामीटर्स में आप लिखती हैं? मैं बचपन से लिखती आ रही हूँ और सब कुछ लिख लेती हूँ। क्या लिख लेती हैं? मतलब बुराई भी लिख लेती है इसकी, इसने अच्छा बुरा सब, अच्छा, तो कैसे जो लिखती बुरा होता है हैं? वही सच होता है। अच्छा, इसलिए तो फिर क्या लिखती हैं ऐसा बुराई में? नहीं, बुराई किसी की भी नहीं लिखती, लेकिन जो जैसे हालात हैं आजकल उस पिम्स हिसाब के से ऊपर भी- जरूर लिखिएगा, ये मैं आपसे खुद रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो बेहिसी, जो बदतमीजी, जो बदअखलाकी, बदउनवानी, मिसमैनेजमेंट जो कि है, इस पे मैं चाहूँगा कि ज़रूर लिखिएगा, इंशाल्लाह। क्योंकि इस पर अगर हम आवाज़ नहीं उठाते, या बच्चा जो हमारा भाई जिसको भादराबाद से अगवा किया जाता है और उसको कहा जाता है कि वो खुद तेज़ाब पिया उसने अपने आप को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, बड़ा ही कोई नई यूनिक मार्केट में आई है बात कि लोग, मैं ये तो मैंने सुना था स्मोकोल पीते हैं सुबह लाल वाली शरबत में डाल के कि पेट सही रहे, उसने तेज़ाब पी लिया, ठीक है, तो ये समझ नहीं आई, ये तो कानून, मतलब ऐसी स्टुपिड बातें सामने आती हैं जिसका ना सर है ना पैर है। और या तो मुझे कभी कभार ये लगता है कि पड़ोस की एक नाम मैं ज़रूर विद सॉरी यहाँ पे लेना चाहूँगा, या अपनी ही एक बात कर लेते हैं कि अक्सर मीरा जी पहले सुर्खियों में रहने के लिए वो बातें अजीब व गरीब कर देती थी, तो वो मुझे लगता है कि अब ये लोग सुर्खियों में ज़्यादा रहने के लिए ऐसी बातें करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने कभी मोहब्बत के तर्ज पर कुछ लिखा? बहुत कुछ लिखा है। तो महबूब के लिए लिखा, वालिदैन के लिए लिखा, बहन के लिए लिखा, भाई सबके के लिए लिए? लिखा है। ज़्यादा किस पे फोकस आपका? ज़्यादा अपनों पे किया। अपनों पे किया। तो अपने जो हैं वो, क्योंकि लड़की का मैका बड़ा अपना हो जाता है ना, तो वो आप कौन से वाले अपने हैं कि आप ताया जी को भी अपना करती हैं, या महबूब सबको, के लिए हम बात जितने करें? अपने रिश्ते हैं, महबूब तो मेरे वालिद का नाम है, और जितने मेरे अपने रिश्ते हैं जो मुझे दिल से अजीज़ रहे शुरू से, उनके लिए मैंने बहुत लिखा। तो अब आप बिनते महबूब है, तो फिर आप जब शादी आपकी हो जाती है तो ज़ौजा फिर आगे लगा देंगी कि मतलब? जी, लेकिन मुझे शुरू से बस एक ख्वाब था कि मैं अपने वालिद का नाम लगाऊं। सही। अगर मैं आगे बढ़ूं किसी नाम से तो वो मेरे वालिद का हो। ठीक 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 ठीक। तो नहीं, निकाह के बाद तो मियाँ के साथ आगे बढ़ना पड़ता, वो तो वहीं छोड़ हस्बैंड देना को भी पड़ता, एतराज़ मसला नहीं ये है, वो है। जानते हैं कि मतलब शुरू से ही शौक है इस चीज़ तो का। अच्छा, तो वो भी लिखते हैं? नहीं नहीं, आपके वालिद की बात ना करो, तो वो भी लिखते हैं? नहीं नहीं, तो फिर आप में ये शौक कैसे डेवलप हुआ? बस ये क्या कभी, कह क्योंकि सकती हूँ, बचपन बेटियां से जो है, ये मतलब मैं ये कहता हूँ कि बेटियां जो है ना, ये मेरे बड़ी अम्मी भी कहती थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, कि बेटी फॉर एवर है। बेटी ने जब दुनिया में आकर आंख खोली तो वो माँ बाप के लिए फॉर एवर है, और बेहतरीन शरीके हयात भी वो जो अपने मियाँ के लिए सोचे। बिल्कुल। ये नहीं कि आज मियाँ के हालात बड़े अच्छे हैं तो ये मेरा मियाँ है, और बुरे हालात है तो ये तो है ही गंदा आदमी। तो औरत वो कहते हैं ना कि वफा का पैकर जिसको हम कहते हैं। तो मुझे बताएं कि अब्बू की ख्वाहिश थी, अम्मी की ख्वाहिश थी, या खुद से गॉड गिफ्टेड बेटी बस है? मेरी ख्वाहिश थी। आपकी ख्वाहिश थी। तो ये फिर क्लास में भी आप बच्चों को तो लिखने में मात दे देती होंगी? नहीं, मैं असल में जब छोटी थी सिर्फ अशार लिखती थी, 2 अशार लिख लिए, 3 बच्चों वाला तो ज़हन था, बड़ी तो होंगी बच्चे। बिल्कुल, वो वाली फिर जब मैं बड़ी हुई छमछम वाले में तो नहीं आपने लिखा नहीं, होगा ना, नहीं, थोड़ा सा बड़ा होकर लिखा असल होगा। में ये बात नहीं है कि स्कूल में किसी को भी इंटरेस्ट इतना नहीं था। जो मेरी दोस्तें थी ना, वो भी नहीं लिखती थी इस तरह का जैसे मैं लिखती थी। मतलब वो अपना स्कूल का होमवर्क वगैरह हो गया ये डिस्कस करती थी, लेकिन मैं जैसे मेरा मिजाज ऐसा था, शायराना मिजाज, तो मैं अपने शेर लिखती थी, गज़ल लिख रही हूँ, मिसरे जोड़ रही हूँ, बस ये करती थी उस टाइम पे। सब लोग तो कमेटियां जोड़ते हैं, हम मिसरे जोड़ते हैं, ये बड़ी कमेटियां भी जोड़ती बच्चों में ये होता है कि बड़ी कमेटियां वो डालते हैं। आप कभी साहब ने कभी कमेटी डाली? डिफरेंट सा सवाल है वैसे। मैं कमेटी डालना मुझे आपने बहुत तो शौक वो वाली बात की कि जन्नत ने जो कहा आपने वो कर दिया, तो चीजें तो सही होती चली गई। बस अम्मी के कहने पे डालते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब कि आपकी तरफ आप दोबारा ये आते हैं कि जो ये आला जब आपने किसी को फ्री दे दिया, मेंटेनेंस कैसे होती है इसकी, मतलब उसकी क्या? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अभी तक का 2011 में हमने कराची से मास्टर्स किया था, उसके बाद फिर इंग्लैंड से ट्रेनिंग की, और जब से हमने आके काम किया है 2012 में बाकायदा शुरू किया है, जब से हम लोगों को फ्री आले भी लगा रहे हैं, फ्री हेयरिंग असेसमेंट भी कर रहे हैं। तो जिन लोगों को फ्री आले दिए जाते हैं उनसे हमें शिकायत ये है कि उनका आला जल्दी ख़राब होता है, उनका आला खोता बहुत जल्दी है, वो ऑनरशिप नहीं लेते हैं। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं बहुत सारे लोगों से कि यार चाहे आप 1000 रुपये मिलाएँ, उस आले में हमें मिलाएँ आप, ताकि उस 1000 की वजह से उस ऑनरशिप को आप असल में हमारे यहाँ पे विद सॉरी मैं कुछ स्लैग लैंग्वेजेस यूज़ करता हूँ समझाने के लिए,
मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि मैं किसी की दिल आज़ारी करूं। वो खोता नहीं है, वो आपको खोता बनाते हैं कि हमने खो दिया, वो किसी को दे देते हैं, तो वो वाला काम होता है। तो ये चीज़ बेहतर होती है कि आप अपनी मदद करें, दूसरे को। ये बड़ा मैंने एक अच्छी जगह पे पढ़ा भी था कि जो मेरे नसीब का है ना, वो सामने पड़ा है, ना चोर उसको उठाएगा ना कोई उसको उठा के लेके जाएगा, क्योंकि वो मेरे नसीब का है। और जो मेरे नसीब में नहीं, वो मेरे सामने से मेरे हाथ में होता हुआ भी निकल जाएगा। तो अपनी इस चीज़ों पे शाकिर हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर फ़र्ज़ करें किसी का कोई ख़राबी आ गई, आवाज़ कम हो गई, वो एक ब्लिमिंग साउंड, वो नहीं चींची की आवाज़ जो आती है वो आ रही है, तो वो फिर आपसे रब्ता करें? जी बिल्कुल, वो इसमें रिपेयरिंग भी होती है और प्रोग्रामिंग भी होती है। अगर कंप्यूटराइज हेयरिंग एड है तो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान यूज़ कर रहा है, जिस तरह हमारे चश्मे का नंबर बढ़ जाता है, इस तरह हेयरिंग लॉस भी बढ़ जाता है। ठीक है। तो फिर कंप्यूटर के जरिए एडजस्ट किया जाता है और उसके हर मसले का हल है। अगर ठीक है। अच्छे आले हैं तो उसमें हर मसले का हल होता है, उसको सॉल्व कर दिया अच्छा जाता डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि हॉस्पिटल अभी मैं गया, बच्ची का अव्वला उनको वो आई थी, वो भी हरीपुर से आई थी, जो भी हरीपुर में वाक़या हुआ, बच्ची को 9 दिन कुएं में फेंका, और वो इस वजह से मुझे याद है उसका, कहते हैं कि ये जो ये वाली हड्डी होती है ना, ये बनी हुई नहीं है बचपन से। ओके। इस वजह से बच्ची सुन नहीं पाती। अच्छा, पहले एक कान से लेफ्ट से वो सुन पा रही थी, लेकिन क्योंकि इसका सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा हुई तो वो बिल्कुल अब ख़त्म हो गया। उसका ऑपरेट शायद यहाँ जिना हॉस्पिटल में हो रहा है एक, और लाहौर में था, वो ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो मुझे ये बताएं कि क्या ये बात सही है कि हड्डी ना होने से आपकी समात नहीं होती? हाँ देखिए, सुनने का मैकेनिज्म जो है, इसमें 3 हड्डी कान के अंदर पर्दे के पीछे होती है और एक कॉकलिया होता है, उसके अंदर हेयर सेल्स होते हैं जो हमारी सुनने में मदद करते हैं। अब इनमें से अगर कोई भी एरिया प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता तो हमारी समात मुतासर होती है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनका कॉकलिया डेवलप नहीं होता, ऐसे बच्चे भी होते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे बच्चों की भी सर्जरी होने के बाद वो सुनने के काबिल हो जाते हैं, क्योंकि वो खासी कॉस्टली होती है। एक बात मैं आपके तवज्जुह से और करूं जिस पे हमें बड़ा काम करने की ज़रूरत है। देखिए, हमारे यहाँ पाकिस्तान में बेतहाशा जहाँ खामियाँ हैं वहाँ बेतहाशा इदारे हैं जो चैरिटी का काम कर रहे हैं, जिसमें वाइट कैन भी दे रहे हैं जो नाबीना होते हैं, लोग चश्मे भी फ्री दे रहे हैं, लोग आले भी फ्री दे रहे हैं, लोग व्हील चेयर भी फ्री दे रहे हैं। तो दरअसल इस बात की ज़रूरत है कि ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए कि एक शख्स जिसको ज़रूरत है वो 4 जगह से ले रहा है। ऐसा ही है, कोई ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाए कि उनका शनाख्ती कार्ड नंबर डाला जाए और उसमें लिखा हुआ आ जाए कि इन्होंने 6 महीने पहले कहाँ से लिया था, 4 साल पहले कहाँ से लिया था, ताकि डबलिंग ना हो, हर शख्स को हर चीज़ मिल जाए। तो इस पर बड़ा काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, इसकी भी ज़रूरत है। मैंने आपसे ये पूछा इस वजह से डॉक्टर साहब कि मुझे जो है ये इस तरीके से ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ, तो डेली मैं तो हॉस्पिटल जा रहा था, तो ऐसे काफ़ी लोग मिलते हैं मुझे। तो मैं फिर आपसे कंसल्ट करवा के, देखिए आप बेहतर बताएंगे कि इस जगह चले जाओ। ज़रूरी नहीं कि हर कोई फ्री में आए, हर कोई ये चाहता है कि हमें बेहतरीन मशवरा मिले जो कि फ्री हो। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी आपसे इंटेम्प्ट रहेंगे कि आपकी मैं खिदमत और आपको, और मैं अपने बारे में कहता हूँ मैं बुढ़ापे की तरह आता हूँ जो एक दफ़ा आता फिर जाता नहीं है। तो अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं आपको कॉल पे बात करूँगा, वरना नहीं। निशान बहुत ज़रूरी। देखिए, मैं समझता हूँ जी कि हमने दुनिया में अल्लाह पाक ने हमें वो नेमतें दी हैं जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे। अगर मैं ऑडियोलॉजिस्ट बाकायदा बनना नहीं चाहता था, मैं हादसाती तौर पे शोबे में आया जी। सही। मैं तो क्रिमिनोलॉजी में मास्टर्स करने जा रहा था। सही। तो वहाँ 2 स्टूडेंट्स आए कि हमें 2 स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, अगर लास्ट डेट है, अगर 2 स्टूडेंट पूरे नहीं हुए तो बैच पूरा नहीं होगा और क्लासेस शुरू नहीं होंगी। सही। तो मैंने और मेरे साथ जो मेरी साथी थी, उन क्राइम डिपार्टमेंट की जी नहीं, उन्हें साइकोलॉजी में करना था। अच्छा, हमने उनमें आपकी वो बेटर आप है? हाँ, अब तो मेरी वाइफ। हाँ, तो वही मैंने कहा ना, तो क्राइम आपके जो है ना वो क्रिमिनोलॉजी में करना था। वो कहते हैं ना क्राइम के जो आप दोनों साथी हैं, वो कहते हैं अच्छे बुरे वक्त के साथ। हमने फॉर्म सबमिट किया, ज्वाइन कर लिया। पहला सेमेस्टर इंतहाई मुश्किल इसलिए कि हमें शोबे के बारे में मालूमात नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को इसलिए काम लेना था। तो हम पाकिस्तान में 2 ही लोग हैं जो ख़ास ट्रेनिंग करने ब्रिटिश गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से इंग्लैंड चले गए। माशाल्लाह, वहाँ से हमने ट्रेनिंग की और फिर उसके बाद से हमने जो फ्री कैंप लगाना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख से ज़्यादा लोग फ्री हेयरिंग स्क्रीनिंग कर चुके हैं, कराची से गवादर तक। माशाल्लाह। अभी पिछले दिनों नेवल चीफ ने हमने जहाज़ दिया था जिसमें हम सेम डे गवादर गए, हेयरिंग असेसमेंट की और सेम डे वापस आ गए। माशाल्लाह। तो कहने का मतलब ये कि अल्लाह पाक एक काम ले रहे हैं हमसे। तो आपको और नाज़रीन को जो भी हमें कॉल करते हैं, हम कोशिश करते हैं उनको जवाब दें, और जितना हम लोगों के काम आ सकते हैं। देखिए, अल्लाह ने चुना है इस काम के लिए, हम सोच भी नहीं सकते थे जी, ना हमारी कोई विजन थी। तो हमारे लिए तो ये हैरान कुन बात। मसला ये कि डॉक्टर साहब, मैं अपनी बात अगर करूँ तो मेरा उस तरह इलाज नहीं हो रहा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जाने से पहले दुनिया से मैं कुछ ऐसे काम कर जाऊँ कि बाद में लोग इस काम में याद रखें कि नहीं यार वो बंदा दुनिया से गया तो ये करके गया। निशान भाई, बहुत ज़रूरी। देखिए, मैं जब पढ़ता था तो साइकिल पर डवड़ी बेचा करता था। मैं इंतहाई गरीब फैमिली से था और
मेरी साइकिल पे इतना वजन होता था पीछे के, जब स्पीड ब्रेकर आता तो अगला व्हील उठ जाया करता था, मैं गिर जाया करता था। और ये टाइम होता था सुबह 4-5 बजे, उसके बाद भी जॉब पे और यूनिवर्सिटी जाना होता था। तो उस वक्त लोग मेरी मदद करके मेरी साइकिल उठाया करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो मैं समझता हूँ जी मेरी जिम्मेदारी है, पाकिस्तान में एक शख्स भी कम सुन रहा है तो जहाँ जिस हद तक मैं काम आ सकता हूँ मैं आ जाऊँ। सुभान अल्लाह। जी बीना, आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताइएगा कि अब अगर बीना को गुस्सा आता है कि मैंने समझा दिया, बता दिया, सब कुछ डन हो गया और उसके बाद ऑर्डर को स्टार्ट किया जाता है कि अच्छा क्या बात हुई थी, तो बीना गुस्सा कैसे करती हैं? गुस्सा ज़्यादा टेलर पे आता है कि बता के कुछ और आओ, कर कुछ और देंगे। कभी स्लीव्स 3/4 हैं तो उसको बिल्कुल हाफ कर देंगे, कभी फुल हैं तो कभी शोल्डर इतने डाउन हो जाते हैं। बस ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे इरिटेट करती हैं। तो बाकी फिर मिसकमिटमेंट मेरी हो जाती है, जो ऑर्डर देना होता है वापस टेलर के पास कपड़ा जाएगा, फिर उसकी अल्ट्रेशन होगी, फिर बस यही। तो फिर आप टेलर को क्या बोलती हैं कि मैं गुस्सा पैसे नहीं आता है दूंगी, मेरा, मैं पैसे नहीं मुझे दूंगी? बहुत गुस्सा आता है। मैं बोलती हूँ मासा मैं आपको कत्ल कर दूंगी। लेकिन वो वाली बात है कि आगे कपड़े सिलवाने कत्ल कर भी नहीं सकते। तो मुझे नहीं, वैसे आजकल तो आप वैसे अगर ऑर्डर लेती, क्योंकि देखिए कराची इलेक्ट्रिक ने हमें सब्र का जो सही दर्स है वो वही के इलेक्ट्रिक देते हैं ना, कि अब वो तो बिजली देते ही नहीं है, तो कहते सब्र करो, अच्छी बात है, सब्र इस्लाम में भी है। तो मुझे ये बताएं कि के इलेक्ट्रिक की चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप डिले कर देती हैं कि फ़र्ज़ करें किसी का 15 का ऑर्डर है तो आप ये बोलेंगे कि मुझे 2 महीने पहले दो, हालांकि आप 1 महीने में बना सकते, 2 महीने पहले दो, के इलेक्ट्रिक का मसला है? के इलेक्ट्रिक का मसला है बट हमारी साइड में है नहीं। जहाँ पे मेरे टेलर्स हैं वहाँ पे लाइट नहीं जाती। मेरे 3 किस्म के टेलर हैं, मैंने ऑप्शंस रखे हुए हैं। एक गरीब, एक अमीर, हाँ, एक सबसे अमीर वाला है, ऐसे क्या है। बात है। तो जो जिसका फ़ौरन चाहिए वो फिर आप कहता भी है कि इतने पैसे मैं आपसे लूँगा। आशियाना में है, बहुत मशहूर टेलर है वो, उसका नाम नहीं लूँगी, वो टाइम पे बना के देता है। टेलर का ले लेती हैं, आशियाना का ले लेती हूँ, वो हमें स्पॉन्सर नहीं देते ना, मसला ये। तो काट दीजिए। नहीं कोई मसला नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं। ये वाली चीज़ जी आप जाते जाते क्या, लेकिन आपने अभी जाना नहीं, क्योंकि और गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे तो आपसे मैं फाइनल थॉट्स दूंगा, लेकिन आपने बैठना है क्योंकि लास्ट में पिक्चर्स होती है तो फिर हम एक लगाते हैं। तो आपके पास भाई टाइम हो तो बस बैठिएगा, क्या कहेंगी जाते जाते? मैं जाते जाते यही बोलूँगी, अगर किसी के अंदर कोई भी हुनर है, कोई भी किसी भी किस्म का हुनर है, तो वो उसको अपने अंदर से निकाले, ठीक है, ना कि जो है ना वो लेके बैठा रहे कि नहीं, क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म्स बहुत है। बट मैं ये कहती हूँ कि सिलेक्शन की एक आपको अपनी सिलेक्शन पता होनी चाहिए कि आपने किस जो है प्लेटफॉर्म अच्छा को बड़ी चूज़ अच्छी करना है। बात की है डायरेक्टर साहब ने कि आपको, क्योंकि आपका रिस्पेक्ट शेफ़ हम बोलते हैं, तो शेफ़ मसला ये होता है कि आपको अगर पता है ना कि कहाँ पर मिर्चें तेज़ हो गई हैं, ऑयल तेज़ का ज़्यादा हो गया, तो हम उसको कैसे कम करें। जो नया बच्चा है ना उसको नहीं पता, ये नई बच्ची उसको ऑन एयर भी मैंने देखा कि प्रोग्राम्स में इतना डिग्रेड किया जा रहा होता है कि वो बच्चा आगे आने का सोचता ही नहीं है, फिर उसको देखा वे देखिए और लोग आगे नहीं आते। तो ये वाला प्रैक्टिस जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। अगर मैं कहती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, अभी मैं रिसेंटली एक प्रोग्राम में गई, वो मेरा इवेंट कवरेज प्रोग्राम था टुडे बिस टुडे की तरफ से। तो उधर मैं जब गई तो वहाँ पे यकीन करें कंपटीशन था और 13 साल की बच्ची भी आई हुई थी, और वो बेकिंग कंपटीशन था और मेन कोर्स का कंपटीशन था। तो वहाँ पे मुझे इतनी खुशी हुई जाके कि 13 साल की बच्ची भी मौजूद थी, क्या वो कॉन्फिडेंटली खड़ी हुई थी कि शायद एक जगह को मैं कंफ्यूज हो जाऊँ। ज़बरदस्त। लेकिन वो बच्ची को देख के मुझे इतनी कोई खुशी हुई, 13 साल की 11 साल की बच्ची इतनी कोई अपग्रेडेड और कॉन्फिडेंटली खड़ी हुई थी। क्या इसलिए खड़ी हुई थी कि वहाँ की सराउंडिंग उनको बहुत सपोर्ट कर रही थी। ऐसा ही है। अच्छा जी, इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जाना नहीं उस तरफ बैठेगा, हमें सैयद भाई ज्वाइन करेंगे और एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें चीज़ों को शफल अप करना होता है और आपको मिलवाते हैं कि हमारे भाई क्या क्या टर्म्स पर काम कर रहे हैं। बाकी पैनल आपके साथ मौजूद होगा, देखते रहिए द ग्लोबल मॉर्निंग। जनाब वेलकम बैक। और यहाँ पर हमें प्यारी सी नन्ही सी हुरम अब्बास ने मैसेज किया है। हुरम अब्बास की नानो जो है वो घर आई हैं हॉस्पिटल से, तो उनकी नानी के लिए, यानी ये बड़ा अच्छा वर्ड लगता है हुरम कि हम नानो बोलते हैं, और नानो और नाना का वो घर होता है जहाँ पर हम
फ़ख्र से जाते हैं और ये कहते हैं कि ना मामू भी हमारे, खाला भी हमारी। तो नानो घर टाइम जून जुलाई को कहा जाता है। स्पेसिफिकली जब जून जुलाई आता है तो हम उसको नानो घर का टाइम बोलते हैं। तो अल्लाह ताला आपकी नानों को ढेरों ढेर लंबी ज़िंदगी, सेहत अता करे और वो आपके साथ ऐसे खुश रहें। आप हैदराबाद में रहती हैं और अल्लाह ताला आपको और आपकी नानों को हमेशा अपने ज़ुबान में रखें। हुरम की जानिब से भी उनकी नानों के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस और हम हुरम बनकर बोलते हैं कि नानो आप जिए हज़ारों साल, आमीन। इसी के साथ हमें ज्वाइन इन किया है सैयद उसैद जमाल ने, जो कि यूथ ऑफ पाकिस्तान के फाउंडर हैं और ज़िंदगी के इस सफ़र में कुछ नए सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं, यानी कुछ नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं। तो इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है मेरे भाई के? शुक्र है, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, काफ़ी अरसे बाद आया हूँ। बस कोशिश होती है कि किसी तरीके से ज्वाइन करें, ऐसा ही है। और चूँकि आप भी माशाल्लाह एक अच्छा काम कर रहे हैं, नए नए चेहरों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और अच्छे टॉपिक्स सामने लेकर आ रहे हैं, तो हमारी भी कोशिश होती है कि हम आपके साथ कोलैबोरेट करें, उसके अंदर बिल्कुल। ज्वाइन रमज़ान में आपने करें। कोलैबोरेट किया और अफ्तार जो है वो इनकी तरफ से हमें यूथ ऑफ पाकिस्तान की तरफ से प्रोवाइड की गई थी, तो उसका भी लिए भी हम दिल से आपके जज़ाकल्लाह खैर। और इंशाअल्लाह ताला अनक़रीब भी हमारी कोशिश रही थी कि कोई ना कोई एक चीज़ लेकर आएँ, मौका मिल नहीं पा रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मौका मिला है कि आप लोगों को एक और ख़ूबसूरत बेहतरीन प्रोग्राम में बुलाया जाए, जिसमें नौजवानों को प्लेटफॉर्म दिया जाए। क्योंकि यूथ के लिए काम कर रहे हैं तो यूथ के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि हमारी जो यूथ है उसको अगर स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए 40-50 लोगों के सामने, तो बहुत सारे बच्चे उनमें से 2 जुमले नहीं बना पा रहे होते हैं, बोल नहीं पा रहे होते हैं, स्टेज फ्राइट की वजह से कॉन्फिडेंस नहीं होता, और उनको ये नहीं पता होता कि माइक का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, स्टेज के आदाब क्या होते हैं, कि अगर हम मजलिस में जा रहे हैं तो हमें ड्रेसिंग किस तरह से करनी है, अगर हम किसी स्कूल के फंक्शन में जा रहे हैं या वेडिंग फंक्शन में जा रहे हैं तो किस तरीके से उसको चलना होता है प्रोफेशनली, पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे, ताकि उनकी कैरियर ग्रोथ हो, वहाँ पे भी उसको ये चीज़ बेनिफिट दे और सक्सेसफुल कम्युनिकेशन जो है वो हो जाए। ज़बरदस्त। तो वो जो ओरेशन सेशन है वो हमारे पास पहले एक ज़माने में बहुत हुआ करते थे, लेकिन आज उसकी कमी आ गई, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि पहले जब हमारे स्कूल्स में फ़ंक्शन होते थे 14 अगस्त के दिन पे टेंट लगा के बाकायदा सेटअप लगाया जाता था और उसमें बच्चों को मौका दिया जाता था कि वो स्पीच करते थे, डिबेट करते थे, मिली नगमे पढ़ते थे और जो है उसमें हम नात ख्वां भी लेकर आते थे सामने। तो वो चीज़ें आजकल दिखने को नहीं मिलती हैं क्योंकि पब्लिक हॉलीडे हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो गैप आ गया उसको फिल करने की कोशिश करते हैं, और पब्लिक हॉलीडे में अगर ऑफ होती है यूनिवर्सिटी तालीमी इदारे तो हम कोई बीच के वर्किंग डे में जहां लोग आसानी से आ जाएं कोई एक दिन मुख्तस करते हैं, जिसमें हम कभी 6 सितंबर के मौके पे, कभी 14 अगस्त के मौके पे, कभी इकबाल डे के मौके पे, तो हम इन चीज़ों को याद रखते हैं। तारीख़ को वो कहते हैं ना कि आजकल हम करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं मगर हमें तारीख़ को भी थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, कि हमें ये याद रखना चाहिए कि अब जो है क्या नाम है दरस इकबाल का जो लोग सबक फरामोश कर बैठे हैं उनको याद कराना चाहिए। ठीक है, आज हमें जो है आप देख रहे हैं किस तरीके से फ़लस्तीन में क्या हालात हैं, कश्मीर में क्या हालात हैं। पिम्स को ही हालात देख एक को मुस्लिम हरम की पासबानी करने के बजाय रूसी और अमरीकी ग्रोह में बटे में, तो उम्मीद की जो किरण है वो जगाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हिस्से की शम्मा जलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने कोशिश की है कि 5 सितंबर के दिन एक यौम दिफा के मुनासबत से प्रोग्राम रखा जाए जिसमें पूरे कराची की यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के बच्चों को मौका दिया जाए कि वो स्टेज पर आके बोलें और उनकी मोटिवेशन एप्रिसिएशन भी की जाए, वहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो हमारा जो इसमें मौजू है वो यौम दिफा के मौके पर है कि ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जामाज चले आते हैं। क्या बात है। हमने रोंदा है बियाबानों को सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। तो हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। इस तरह के मौज़ूआत पे भी बात होनी चाहिए। तख्लीक़ पाकिस्तान से लेकर तामीर पाकिस्तान तक, मार्का तक होते हुए आए, तो हमें एक एक जो हमारी तारीख़ गुज़री है तो उसको हमें बताना चाहिए और बच्चों को प्लेटफॉर्म देना चाहिए। इस सिलसिले में मैं मुस्कुराती सुबह ग्लोबल मॉर्निंग शो ज़ीशान भाई को,
रमीज़ भाई को, आपकी पूरी टीम को, वीनस एंटरटेनमेंट को भी दावत देता हूँ कि वो भी आए इस प्रोग्राम के अंदर, ताकि आप लोग जब आएंगे आप लोगों के आने से बच्चों की भी हौसला अफजाई होगी और आपको भी एक अच्छा प्रोग्राम देखने को मिलेगा और आप भी अपनी वहाँ पे बात कर सकेंगे। बिल्कुल। और ये 5 सितंबर को है प्रोग्राम? 5 सितंबर को रखा है ताकि जो है वो पब्लिक हॉलीडे वाले दिन जो है वो प्रोग्राम हो नहीं सकता, ऐसे तो ही है। इंशाल्लाह सुबह 10 बजे से लेके 3 बजे तक प्रोग्राम होगा। और वेन्यू? और वेन्यू जो होगा इसका स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, सदर साउथ में होगा, ठीक है। ऑडिटोरियम में। तो इंशाअल्लाह ताला उसमें हमारी कोशिश रहेगी कि नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और वो आके जो अपने टैलेंट को जो है सामने लेकर आए और फिर उनको भी मौका मिले कि कल हमारी तरह वो यहाँ पे आपके साथ बैठे हों मॉर्निंग शो में और दुनिया भी देखे कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट है और टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस प्लेटफॉर्म नहीं है जो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म फराहम करना भी हमारी जिम्मेदारी है। जब तक हम फराहम नहीं करेंगे, हमारे यहाँ पर उसद भाई ये चीज़ होती है कि हम जो है ना वो बोलते हैं बच्चे ये नहीं कर रहे, बच्चे ऐसे नहीं कर रहे, बच्चों को बोलने का मौका तो दें। जैसे कि मैंने अभी हमारी शेफ से ही कहा कि अगर कोई बच्चा गलत करता है, थोड़ा बहुत गलती करके इंसान सीखता है ना, हर कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, तो उसको इतना डिग्रेड कर देते हैं ऑन लाइव शो या लाइव ट्रांसमिशन जो चल रही होती है या लाइव कुकिंग हो रही होती है उस पर, कि उसका मोरल ही डाउन हो जाता है, वो फिर सोचता ही नहीं कि मैं आगे बढ़ूंगा। तो वहाँ पर हमने कॉन्फिडेंटली उनको बताना कि यस अगर गलती है, जैसे कि हमारे उस्ताद ने हमें सिखाया रेडियो पाकिस्तान पे, आप भी जा चुके हैं, तुमने बहुत अच्छा बोला, तुमसे बेहतरीन कोई नहीं बोल सकता, लेकिन अगर थोड़ा सा ट्विस्ट निशान ऐसे कर लोगे ना, क्या बात हो जाएगी। तो ये चीज़ अक्सर मैं ये बात करता हूँ कि हमारी जो भी अभी मैं बात कर रहा हूँ इसमें आपको आवाज़ में खनक फील हो रही होगी, मेरी बात करते हुए खनक फील होती है, लेकिन रेडियो पाकिस्तान ने सिखाया कि जैसे हम करते हैं मॉर्निंग शो में बात करें या रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात, लेकिन क्योंकि हमने नवासे रसूल को खोया तो हम वहाँ पर खनक नहीं ला सकते। तो वहाँ पर उन्होंने रेडियो पाकिस्तान ने सिखाया कि आप सुन रहे हैं मुहर्रम हराम की खुसूसी नशरियात, तो वो आपका ठहराव जो है मुझे रेडियो पाकिस्तान ने सिखाया। तो यही वाली चीज़ की ऐसी दर्जगाहें होनी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, रेडियो पाकिस्तान ने बहुत अच्छे हमें ख़तीब दिए, खिताबत करने वाले जिन्होंने फ़न खिताबत के फ़न को जारी रखा, और जो हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और वो जो उर्दू बोली जाती थी, जो हम सुनते थे रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम, उसमें जो सिखाई जाती थी, जो तलफ़्फ़ुज़ होता था, लफ्ज़ों का उतराव चढ़ाव होता था कि कहाँ हमें धीमा बोलना है, कहाँ हमें लाउड बोलना है, किसको जोश और वलवले के साथ बोलना है, वो खूबसूरत उर्दू और वो लफ्ज़ अल्फाज का चुनाव वो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो हमारी कोशिश है कि जो हमारे उस्ताद हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, जिनसे हमने कुछ थोड़ा बहुत सीख लिया है, लेकिन उन लोगों को लेकर आएँ ताकि वो नए टैलेंट जो हैं, नए जो बच्चे हैं, उनको सिखाएं कि उर्दू असल में है क्या। बिल्कुल ऐसे ही है। उर्दू बड़ी खूबसूरत ज़ुबान है और इसके अंदर बड़ी तहजीब व तमीज़ है अगर आप उसको सही इस्तेमाल करें। जी बिनते महबूब, आपकी तरफ आते हैं कि आप भी लिखती हैं, तो अल्फाज का जो चुनाव, लफ्ज़ों का जो सिलेक्शन होता है उसको चुनना, तो वो अता होती है या आपके अंदर है कि वेकेबरीज में से आप चीज़ों को नोट करती रहती हैं? ये सब तो अल्लाह की अता है कि जब मैं कुछ लिखती हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं कोई काम कर रही हूँ घर में, कहीं भी बिज़ी हूँ, और अगर कुछ मेरे जहन में आ गया तो उसे कंप्लीट करना है मुझे। तो जब फिर मैं बैठती हूँ, अगर मैं कलम लेके वैसे बैठूँगी ना लिखने, तो फिर मुझे समझ में नहीं आएगा, कि सोच के लिखूंगी तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं लिखने बैठती हूँ ना तो खुद ब खुद ऐसा लगता है कलम चल रहा है। असल में मसला ये कि हमारे यहाँ पर ना, सही कहा प्रीवियस साहब ने, कि जो लिखने वाला ना उसका गला घोंट दिया जाता है अनटिल अनलेस वो कोई चटपटी स्टोरी ना लिखे। बिल्कुल। तहरीर करने वालों को, गज़ल लिखने वालों को, अशार लिखने वालों को, हुस्न लिखने वालों को आजकल पजीराई नहीं मिलती है। अच्छा, उसके बाद यार ये तो बड़ा बोरिंग आदमी है, ये औरत है, ये लड़की है या बहन है, इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है ये क्या लिखती होगी, अजीबो-गरीब है, समझ ही नहीं आती। जब आप समझने बैठेंगे तो आपको समझ आएगी। आप फजूल सी चीज़ें भी तो समझ रहे हैं ना, जैसे कि आजकल वो अजीबो-गरीब से ट्रेंड्स चल रहे हैं ऑन टिकटॉक। आप ये ट्रेंड चलाएं कि उर्दू क्या है, लिखना क्या है, तहरीर किसको कहते हैं, इश्क मिजाजी है या इश्क हकीकी है, उसके अंदर डिफरेंस क्या है, तो वो आप जैसे लोग हमें बताएंगे। तो आप जैसे लोगों को वाकई में आना चाहिए आगे, क्योंकि लफ्ज़ों का जो गुलदस्ता है वो कैसे सजदा है ये तो आप हमें बताते हैं। हम इधर आते हैं यहाँ पर डॉक्टर साहब आपकी तरफ, कि अब हम लफ्ज़ों की बात करें, हम सेहत की बात करें, वहाँ पर हम आम अपनी पर्सनल लाइफ की बात करें तो हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। वाकई में जैसे आपने कहा, तो फॉर ग्रांटेड लेने का नुकसान भी तो हमें ही होता है ना,
कि फ़र्ज़ करें आपने 2 लाख का आला मुझे एक दफ़ा कान में लगा दिया, मैं 15 दिन बाद ख़राब करके ले आऊँगा या घुमा के आ जाऊँगा, तो फिर आप एकदम तो मुझे नहीं देंगे ना, तो समाज से तो मैं महरूम हो जाऊँगा। देखिए इस वक्त जो है बेतहाशा बच्चे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ इदारों से 25 से 40 लाख की डिवाइस फ्री लगवाई है। ओके, वो उस फ्री डिवाइस को मैनेज नहीं कर सके, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो ख़राब हो गई हैं। अब उनके पास ख़रीदने के पैसे हैं पेशेंट के पास, और इदारा जो है उसने उसके लिए कोई बजट नहीं रखा था। ठीक है। तो वो बच्चे मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पर जाते हैं जहाँ से उनकी मदद होती है, लेकिन एक बहुत मुश्किल मरला है। ऐसे ही। तो जब भी हमें कोई चीज़ फ्री दी जाए, देखिए ना, अब कॉकलिंग प्लांट पाकिस्तान में जब फ्री शुरू हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस टीम का हिस्सा रहे हैं। फ्री शुरू करवाते वक्त हमारी ट्रेनिंग का मकसद ये था कि पाकिस्तान में फ्री शुरू हो। ठीक है, ज़बरदस्त। अब वो 25 से 40 लाख की डिवाइस, अब तो बैतुल माल भी उसमें मदद कर रहा है। पाकिस्तान के बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हो रही है, कराची में, इंडस में हो रही है, मेमन में हो रही है, किसी ख़ास लेवल पे जाके हम शायद हॉस्पिटल में भी कर रहे हैं। आगा खान में भी इसका बजट है फ्री कॉकलिंग प्लांट के हवाले से। लेकिन जिन लोगों का बच्चों का फ्री कॉकलिंग प्लांट हो जाता है तो उनके वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि उसको इतना एहतियात से इस्तेमाल करें कि वो डैमेज ना हो, सही है। उसको अपना समझें। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है कि जिन लोगों के फ्री लग रहे होते हैं डिवाइस। अच्छा, अभी हमने एक कैंप लगाया था, मेरे लिए इंतहाई अफसोसनाक बात है कि उसमें ब्लाइंड और डेफ, हमारे पास एक बिनाई के नाम से एक इदारा है, रोटरी क्लब रोशनी उसको देख रहा है, उनके कुछ लोग हमारे पास आए। तो एक खातून से मैंने इंटरव्यू किया उनकी बच्ची के हवाले से, जिसका मैं असेसमेंट कर रहा था कि जी पहले कभी डिवाइस मिली है इनको? तो उन्होंने कहा नहीं जी पहले मुझे नहीं मिली। मैंने मज़ीद बात करने की कोशिश की, मैंने कहा पहले नहीं मिली तो हम इनको डिवाइस नहीं देंगे, मैंने डराया। तो उन्होंने कहा हाँ जी एक इदारे से मिली थी और उन्होंने बैटरी का पैकेट दिया था जिसमें 6 सेल होते हैं और वो 6 सेल ज़्यादा 1 महीने चलते हैं और उन सेल की कीमत होती है 500 रुपये 400 रुपये, जो 1 महीने तक चलते हैं। कहें जी सेल ख़त्म हो गए, हमने दोबारा इस्तेमाल नहीं की और डिवाइस ऐसी बड़ी बड़ी ख़राब हो गई और उन्होंने एक ही दफ़ा सेल दिए तो उसके बाद सेल नहीं दिए। तो अब ये बात अफसोसनाक है कि उनको 40-50 हज़ार रुपये की डिवाइस दी गई। डिवाइस देने वालों ने वो एक ही दफ़ा सेल देंगे, बाकी तो जिम्मेदारी से पेरेंट्स खरीदते हैं। 400-500 रुपये को हमारे यहाँ पर थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम है कि कहता है अगला बंदे ने गोद ले लिया है। वो वाली बात है कि इसके अंदर अगर हल्की सी लाइन सब मिट्टी भी लगी तो वो भी इदारा साफ़ करके देगा। ऐसा नहीं होता। आपको अगर कुछ चीज़ प्रोवाइड कर दी गई है तो उसकी केयर करना और उसके बाद जो चीज़ें उसके अंदर हैं यानी सेल्स हैं या उसको रिचार्ज करना है या उसको क्लीन करना है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ उसको देख के और फिर हमने डिस्कस भी की कि भाई इस बच्ची को आगे लगाए जाए डिवाइस, ना लगाए जाए। जब ना लगाते हैं तो नुकसान ज़्यादा है कि वो बच्ची बिल्कुल म्यूट हो जाएगी, सुनने बोलने से महरूम हो जाएगी वो बच्ची। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं कि जिस पे बड़ी तरबियत की ज़रूरत है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है। और सबसे अहम बात ये कि हम जो भी डिवाइसेस दे रहे हैं, जो भी इदारे दे रहे हैं, फॉलो बड़ा स्ट्रॉन्ग रखें उस पर। ऐसा ही है बिल्कुल। और चीज़ें देखती हैं। मज़ीद आपसे बातें बीना आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि कुछ चीज़ें जैसे डॉक्टर साहब का सिग्नेचर है वो आला समात पर बात करते हैं, सही है डॉक्टर साहब? जी, आपके भी सिग्नेचर्स कुछ कलर्स होते हैं जिसको अगर आप मार्केट में देखते हैं या पहने में देखते हैं तो लोग कहते हैं ये बीना कलेक्शन की भाई वो है ब्रांड है या बीनास का ये बनाया हुआ जोड़ा है। तो वो कौन से कलर्स है जिसमें आप बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है आपका काम? देखिए वेदर के हिसाब से बनते हैं ड्रेसेस। जैसे विंटर है तो उसमें डार्क कलर बनते हैं। ठीक है, मेरे ज़्यादा बनते हैं दोनों सीज़न में कॉर्ड सेट, ठीक है, प्लाजो एंड शॉर्ट शर्ट, ठीक है, फ्रंट ओपन। और ज़्यादा मैं कैजुअल पे ही काम करती हूँ ठीक है, क्योंकि पार्टी वेयर के हिसाब से कैजुअल ज़्यादा लोगों को नीड होती है एवरी ठीक है। डे। अच्छा, तो मुझे बताएं कि आपके प्राइजेस जो हैं वो नॉर्मल हैं या एक होती हैं कि अच्छी वाली हाई वाली प्राइजेस हैं, या आप बजट में, जैसे मेरा बजट इतने का तो आपसे मैं डिस्कस करूंगा तो मेरे बजट के मुताबिक मुझे बना कर देंगी? जी बिल्कुल, जो ऑर्डर प्लेस करते हैं और पहले डिस्कशन होती है कि इसमें कितने में बन जाएगा, ठीक है, तो फिर सामने वाले को समझ में आता है तो ठीक है। आपको पता कि टेलर्स भी बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो मैं एक कलर में एक बनाती हूँ ड्रेस। मेरा कोई बल्क में नहीं बन रहे होते कि बहुत क्वांटिटी में जैसे वो बन रहे हैं, कोई सिलाई किधर जा रही, एक एक चीज़ मुझे खुद देखनी होती है।
उसकी क्रॉपिंग ये सब मुझे करना होता है। ठीक है, बस ठीक। मैं एक से ज़्यादा बनाती नहीं। हाँ, किसी को रिपीट करवाना है उस वाले फैब्रिक में तो देन, अदरवाइज नहीं, जैसे फर्ज करें अब मेहंदी का कोई है ओकेजन तो वो कजन्स एक जैसे पहन रही होती तो वो तो फिर आप बना के देंगी ना? वो तो बिल्कुल, वो साइजेस तो डिफरेंट हो जाते हैं, कोई लंबा है कोई जी, छोटा वो है। तो लाइक जैसे आपने ऑर्डर किया कि सारे कज़न एक जैसा वेयर करना चाहेंगे तो वो तो ऑर्डर है और उनको मैं बना के दूंगी। ठीक ठीक लेकिन ठीक, मैं ज़्यादा दो नहीं बनाती, एक ही बनाती हूँ। जबरदस्त। अच्छा, मतलब ये है कि आप 1 on 1 रखती हैं One on कि one। ठीक है, आपका कोई थीम चीज प्लान हो रही है तो जी, थीम पे तो बिल्कुल, वैसे ही जाएंगे। ऐसे ही। जबरदस्त। आपकी तरफ दोबारा आते हैं, मुझे ये बताएं कि अब लोगों को गैदर करना मुश्किल हो गया यार। आप जो मैंने ये भी बड़ा देखा कि आप भलाई की काम की तरफ, या इवन दो हम जो मॉर्निंग शो पर बुला रहे होते हैं तो एक दो से मेरी बात हुई और मतलब बड़े वसूख वाले बंदे, यार तुम्हारे शो पर आते हुए ना नाच गाना नहीं है, मज़ा नहीं आता। तो मतलब मैं कौन सा नाच के दिखाऊं उनको, क्या उनको फ्लेवर दूं तो मॉर्निंग शो पे पता चलेगा? देखिए, आपके इस शो में आने से मुझे एक फ़ायदा हुआ और शायद पूरी कौम को उसका फ़ायदा होगा कि आपके इस शो में सर से हमारी मुलाकात हुई। सर ने एक बात की कि एक डिवाइस अगर किसी को मिल गई है तो वो दोबारा उसी को डुप्लीकेशन ना हो जाए, उस डुप्लीकेशन को हमने स्टॉप करना है। ठीक इसी तरीके से हम जब रमज़ान में राशन बांटते हैं, कोविड में जब राशन बांटते हैं या फ्लड आता है, वहाँ पे जब हम चीज़ें कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक ही फैमिली को 5-5 NGOs की तरफ से राशन मिल जाता है। ऐसे ही है। तो हम ये ऑन एयर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जिनके अंडर में हम लोग आते हैं NGOs, तो वो जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, सारा जो उनका प्रोसेस है कि आप किसी तरीके से एक डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग्स कंडक्ट करें जिसमें तमाम NGOs जो जिस डिस्ट्रिक्ट में आती हैं उनको उसमें इनवाइट करें और आप नादरा के साथ हमें अटैच करें, कनेक्ट करें कि हम उस सिस्टम के थ्रू जो है हमारे पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी और फिर डुप्लीकेशन नहीं होगी। गवर्नमेंट इसमें हमारे साथ थोड़ा सा कोलैबोरेशन करें, यानी कि हम काम हम लोग करेंगे लेकिन एक जो डेटाबेस होगा उसके अंदर हमारे साथ एक थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन हो जाए जिसकी वजह से डुप्लीकेशन रुक जाएगी। कि अगर एक फैमिली को 15-20 हज़ार रुपये का राशन मिल गया एक महीने का तो फिर दूसरी एनजीओस की तरफ से उसको ना मिल जाए। इसी तरीके से ये एक चीज़ पता चली और दूसरी चीज़ ये कि पता चली कि सर जो है वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इस तरह का भी काम जो है वो यहाँ पर हो रहा है। इसी के साथ साथ आपके इस शो से हमें ये बेनिफिट हुआ, जो आपको ये कहते हैं कि यहाँ पे नाच गाना नहीं हो रहा, तो दूसरा बेनिफिट ये हुआ कि हमारी बहन यहाँ पे बैठी हुई है कि जो राइटर हैं, जो कि हमें इस तरह से लोगों को किस तरह से लिखना है, किस तरीके से बेहतरीन लिखना है और कंटेंट लिखना है। तो वो हर कोई भी चीज़ होती है जो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है। हर कोई इंजीनियर, डॉक्टर या होस्ट नहीं बन सकता, तो सबके डिफरेंट प्रोफेशन से और हर स्पेशलाइज रोल रखता है हर शख्स अपने उसके अंदर। तो यहाँ पे आने का बेनिफिट ये होता है कि डिफरेंट माइंड्स के साथ हम लोग मुलाकात करते हैं, हमारा सोशल इंटरेक्शन होता है और फिर होता तो हमारा एक माइंड है लेकिन ये सारे हमारे हेल्पिंग हैंड्स बन जाते हैं। ऐसे ही है। और गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, आपकी उस बात पे आता हूँ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। ऐसे ही कि देखें, हमने सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क से लिया है, इस मुल्क को दिया कुछ भी नहीं है। आज अगर हम पौधा लगाएंगे, कल को वो तनावर दरख्त बनेगा 20 साल बाद, तब उसके साए के नीचे हम लोग बैठेंगे और उसी का ऑक्सीजन हमें मिलेगा। ऐसे ही है। और आखिरी बात मैं ये इस पे करना चाहूँगा कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है उसके तमाम अमाल मुनक़ता हो जाते हैं सिवाय 3 चीज़ों के। एक तो वो ऐसा अमल जो सदका जारिया उसने दुनिया में किया हो उसका उसको सवाब मिलता है, ठीक है। कोई ऐसा इल्म जो ऐसा ख़जाना है जिसको जितना खर्च किया जाए कम नहीं होता। और तीसरी कि नेक और साले औलाद जो उसके लिए दुआ करे। तो ये जो हम सोशल वर्क का काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का शौक़ होता है पतंग उड़ाने का, किसी का मोबाइल ख़रीदना। आजकल नया ट्रेंड चला हुआ है कि हमने रिवो डाले ख़रीदने और उसके बाद अपनी पावर शो करनी है। इसी तरीके से हम लोगों से जब सवाल करता है कोई कि तुम्हें क्या मिलता है इस चीज़ का, तो ये हमारा शौक़ है, हमारा पैशन है, हमारा जज्बा है कि हम ये काम कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा एक चीज़ कि कराची के अंदर आज से 10 साल पहले 3-4 शाहराहों पे दस्तरखान लग रहे होते थे, आज हर शाहराह पे आपको दस्तरखान नज़र आएंगे। तो लोग हमें ये कहते हैं कि आप नेकी कर रहे हैं और आप दिखावा कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि मैं नेकी कर रहा हूं और मैं लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं कि मेरी तरह वो और काम करें। कि पहले 4 दस्तरखान लगते थे, आज 36 दस्तरखान लग रहे हैं। इसी तरीके से आपने कोविड में देखा, कोविड में किसी ने किसी से ये पूछ के उसकी मदद नहीं की कि तुम्हारी कौम क्या है, तुम्हारी ज़बान क्या है, तुम्हारा फ़िरका क्या है, तुम्हारा वो क्या है।
लोगों ने एक दूसरे की हेल्प की। तो इंसान की इस ज़िंदगी के अंदर कभी भी कोई सा नेचुरल डिज़ास्टर आ सकता है, चाहे वो कोविड-19 की सूरत में हो, नेशनल इमरजेंसी की सूरत में हो, चाहे अर्थक्वेक की सूरत में हो, चाहे वो फ्लड की सूरत में हो। उस वक्त आप क्या करेंगे? आप ये सोचेंगे कि हमें क्या मिल रहा है, यानी कि ये बिल्कुल इसी तरीके से ना, जब अपने घर से लाश उठाओगे तब आवाज़ उठाओगे। ऐसा ही है। आज किसी के बच्चा अगर जल के मर रहा है, आज किसी का बच्चा फैक्ट्री के अंदर आग लगने से मर रहा है, कभी गुल प्लाजा की सूरत में, कभी पिम्स हॉस्पिटल की सूरत में, कभी जो है यहाँ पे डंपर माफिया जो है हमारे बच्चों को मार के चली जाती है, कभी बच्चे गटर में गिर के मर जाते हैं, कभी रेप केसेस होते हैं। तो भाई जो रेप केसेस हो रहे हैं, चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, वुमेन विक्टिम हो रही है, चाइल्ड विक्टिम हो रही है, उस पर हम में से हम बोलने वाले ही अगर गूंगे हो जाएंगे, हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो फिर कौन आवाज़ उठाएगा? तो हमें अपने हिस्से का थोड़ा सा वक्त देना होगा। हम अपने, मैं भी हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, मैं अपनी एनजीओ से अर्न नहीं करता, मैं मैनेजर हूँ, हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहा हूँ, मैं नीचे से ऊपर आया हूँ, तो मैं भी अपनी एक जॉब कर रहा हूँ। इसके साथ मेरे साथ जो लोग मैनेजिंग कमेटी का पार्ट हैं वो भी अपने बिजनेसेस कर रहे हैं। हम उस बिजनेस और प्रोफेशन को अपने साथ लेके चल रहे हैं, उसको हमने नहीं छोड़ा, लेकिन अपने टाइम का थोड़ा सा हिस्सा, यानी कि अगर मंथ में कोई अगर अपने 1 से 2 दिन दे रहा है, कोई अगर 3 से 4 घंटे दे रहा है तो वो दे सकता है, तो वो दे, रिमोटली दे, फिजिकली आके दे, सेल्फ फंड रेज करके दे, या मार्केटिंग करके दे, ताकि उनका जो पैगाम है, सर का जो पैगाम है, जो सर वेलफेयर कैंप्स लगा रहे हैं, वो लोगों तक पहुंचेगा नहीं कि सर ये काम कर रहे हैं, तो कैसे लोग इनके साथ कनेक्ट होंगे, कैसे इनको डोनेट करेंगे, कैसे इसको स्पॉन्सर करेंगे। आज आपके प्लेटफॉर्म से हम कनेक्ट हुए हैं, तो हम फ्यूचर में ये देख सकते हैं कि सर ये काम कर रहे हैं, तो हम अपना ताउन इनके साथ किस तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे और ही है। ज़िशान भाई अपना ताउन किस तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे वक्त खत्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप चारों ने हमें ज्वाइन किया। आपका शुक्रिया, बिना आपका शुक्रिया, मेरी बहन आपका शुक्रिया, और आपका शुक्रिया। यहाँ पे जाते जाते सिर्फ यही बात कि भलाई के काम में जब कहते हैं ना कि भला हो रहा हो, तो इस वजह से ये काम ना करें कि मेरा नाम होगा, बल्कि इस नीयत से करें कि मैं जब दुनिया से चला जाऊंगा तो ये खैर का अमल मेरी आखिरत के पुल सरात पर काम आएगा, तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इसी के साथ साथ मैं अपनी टीम का जिक्र करता चलूँ। इस वक्त कैमरे पर हमें ज़ुबैर भाई ने ज्वाइन किया है, इससे पहले अनवर भाई थे, और शान भाई मौजूद है मुसलसल, और हमारे MCR में मौजूद हैं आली अब्बास भाई, द कैप्टन ऑफ द शो, और रमीज़ खान, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द शो, अली भाई जो कि हमारे PCR में MCR में मौजूद है, PCR में मौजूद है जो भी अली भाई, अली लाखू भाई, और इसी के साथ साथ अदनान भाई, हमारे फरहान भाई, हमारे बिलाल भाई जो कि चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, हमारे जो मालिकान हैं हमारे मजीद आदम साहब और अदनान साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, और आज हम शो आपके साथ सामने करने पे हम यहाँ पर बैठकर बात करते हैं। इसी के साथ साथ फ्रॉम द मेन गेट टूवर्ड्स टू द स्टूडियो गेट्स जितने भी लोग बीच में आते हैं, रेहान है, बच्चा हमारा है, जो तस्वीर भी कल की जो आगे गया था, तो ये वो लोग हैं कि जिनके साथ हम कनेक्ट होते हैं, जिनकी वजह से हम कनेक्ट होते हैं, जिनकी वजह से हम आके अपेयर होकर आपसे बात करते हैं। तो इन लोगों को ख़ास अपनी दुआ में याद रखिए, क्योंकि ये लोग हैं तो हम हैं, ये नहीं तो हम नहीं। एंड लव यू माई ऑल द टीम, आप सबको सलाम है। इसी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाइंदाबाद और पाक आर्मी जिंदाबाद। इस दुआ के साथ कि आज की नशिस्त में कोई बात बुरी लगी हो तो तहे दिल से माज़रत ख्वाह हैं। ज़िंदगी में खैर, अब से कल मुलाकात होगी। सिर्फ आज की जितनी भी हमने बातें की उसमें सिर्फ ये बात थी कि हम इस्लाह कर सकें, सबसे पहले अपनी और फिर आपकी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इस दुआ के साथ जा रहा हूँ कि कल वापस लौटूंगा। मेरी तमाम टीम, मेरे तमाम दोस्तों की जानिब से अल्लाह नेगेबान।